मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। हाउलर का उत्सव भाग 2। अध्याय 1141 हाउलर का उत्सव भाग 2। दिन के अंत में मिडवाक समूह का सदस्य था और हालांकि उसने वन गैंग के साथ स्थिति में मदद नहीं की थी, लेकिन उसने फीनिक्स गैंग के साथ स्थिति में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे यह उसके अपने उद्देश्यों के लिए था या नहीं, वह कई कारणों से हाउलर्स गैंग के लिए महत्वपूर्ण था। उनमें से एक वह था जिसके कारण वे कौन जानता था कि किसके साथ अनुबंध बनाने के लिए अनुष्ठान करने में सक्षम थे। उनके और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के कारण अब वे पूर्णिमा के संकट को टाल चुके थे और निश्चित रूप से समझौते में एक समस्या भी थी। गैरी ने जवाब दिया, मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं करना चाहेगा। हमें उसकी जांच किए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वह नॉट्सबर्ग की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है ना? कोई समस्या नहीं हुई है। ठीक है, काई ने उत्तर दिया। मैंने नॉट्सबर्ग में मौजूद अन्य लोगों से भी संपर्क किया और वहाँ कोई हमला या कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा है। जब से हम वन गैंग के साथ वापस आए हैं तब से मैं हर चीज़ में इतना व्यस्त हूं कि मामलों पर गौर भी नहीं कर सकता, इसलिए शायद हमें बाद में इसकी जांच करने का प्रयास करना चाहिए। काई ने सिर हिलाया और सहमति जताई। उनके दिमाग में देश में केवल एक ही परेशान करने वाला प्रतिद्वंद्वी बचा था और मिडवाक उस लड़ाई को जीतने की कुंजी हो सकता था, इसलिए उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण था, चाहे वह कितना भी असहनीय क्यों न हो। आखिरकार काई ने गैरी को भगा दिया और उसे मेहमानों के साथ घुलने मिलने पर मजबूर कर दिया। वह देख सकता था कि बहुत से लोग उससे बात करना चाहते थे। वह हर मेज पर जाकर अपना अभिवादन करता रहा। क्लेम और जे ने उनसे बात की कि क्या हुआ था और हाल ही में क्या हुआ था। इसके बाद गैरी एएफसी के छात्रों के पास गए और क्राउली के साथ मिल रहे पूर्व छात्रों से बात करते हुए पूछा कि स्लो में रहना कैसा था। जाहिर है नुम्बा और अन्य लोग वहां जाने के बारे में भी सोच रहे थे। एक समय उनकी मुलाकात ऑस्टिन से हुई थी, जो उन लोगों के समूह के साथ नहीं था जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह उनके साथ होंगे। वह दो अन्य लोगों के साथ एक मेज पर था। अरे, ये वेरे और व्लाद हैं, है ना? गैरी ने कहा, मुझे पता है कि ऐसा केवल 2 बार ही हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों की गंध महसूस कर सकता हूँ। गंध? क्या हमसे बदबू आती है? वेरे ने पूछा। आह नहीं, ये तो बस। ओह। गैरी जल्दी से एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे उस स्थिति से बाहर निकाला जा सके जिसमें वह था। अक्सर गंध उसके लिए स्मृति को और अधिक मजबूत बना देती थी। उन्हें किसी व्यक्ति की प्रत्येक गंध उनके रूप और नाम से बेहतर याद थी, लेकिन ये सब समझाना शर्मनाक था। वेरे ने जवाब दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैं आपके परिवर्तित रूप को जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये किसी कुत्ते पर आधारित है ना? मुझे नहीं लगता कि अब एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके परिवर्तित रूप को नहीं जानता होगा। भेड़िया, गैरी ने सुधारा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि आप दोनों को करीब आते देखना अच्छा है। ऑस्टिन वेरे से एक कदम दूर चला गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे व्यावहारिक रूप से कंधों को छू रहे थे और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो रहा था। व्लाद ने अंततः कहा, वेरे ऑस्टिन के बारे में बहुत चिंतित था। मुझे समझ नहीं आता कि वे दोनों ये क्यों स्वीकार नहीं करेंगे कि वे सिर्फ एक साथ रहना चाहते हैं। ये बहुत आसान होगा। व्लाद, तुम क्या कह रहे हो? वेरे चिल्लाया और उसके कंधे पर वार करने गया, लेकिन वह तुरंत हमले से बच गया। और तुम्हारा क्या हाल है, व्लाद? क्या अब सब कुछ ठीक है? गैरी ने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक है। आपके मित्र टॉम ने मेरी जांच की और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे संक्रमण पहले कभी था ही नहीं। व्लाद ने बताया, मेरा दिमाग साफ है और मैं बिना किसी परेशानी के एक परिवर्तित जुर्माने में बदल सकता हूँ। व्लाद एक संक्रमित अल्टर था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ समझ थी। वह लगातार वेरे का पीछा कर रहा था जैसे वह उसके लिए किसी प्रकार का अंगरक्षक हो। दोनों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध था, शायद उन घटनाओं के माध्यम से जिनसे वे सभी गुजरे थे। जब गैरी ने हार्वोर को उसके अजीब छाया रूप में हरा दिया था, तो संक्रमित सभी अल्टर्ड सामान्य स्थिति में लौट आए थे। इसमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें व्हाइट रोज ने बंद कर दिया था। ये सुनकर अच्छा लगा और मुझे आशा है कि आप दोनों एक साथ अपना समय आनंदपूर्वक बिताएंगे, ऑस्टिन। कुछ मौज मस्ती करो, पागल हो जाओ, कुछ बच्चे पैदा करो, गैरी ने उसे वहीं छोड़ते हुए मुड़ते हुए कहा। अंततः वह एलिजा, सैंडी, फ्रैंक और कानू तक पहुंच गया। गैरी ने इसे व्हाइट रोज टेबल के रूप में देखा। ऐसा लगता है कि तुम लोग बहुत शराब पी रहे हो, खासकर तुम, कानू, गैरी ने कहा जब उसने देखा कि कानू एक और बड़ी बियर पी रहा है और दूसरी मांग रहा है। अरे, व्हाइट रोज कभी भी इतनी असाधारण चीज के लिए भुगतान नहीं करेगा। वे कंजूस लोगों का एक समूह हैं, आप ये जानते हैं, और मैं इसे अपनी सेवानिवृत्ति पार्टी के हिस्से के रूप में भी देख रहा हूं, कानू ने उत्तर दिया। आप सेवानिवृत्त हो गए? गैरी ने पूछा। हाँ, उसने इसे कुछ दिन पहले ही सौंपा था, एलियाह ने उत्तर दिया।
अच्छी बात यह है कि व्हाइट रोज एजेंटों को नौकरी के साथ आने वाले तनाव आदि के कारण जल्दी सेवानिवृत्त होने की अनुमति है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। ज़्यादा चिंता मत करो बच्चे, फ्रैंक ने कहा। आपके पास अभी भी हम व्हाइट रोज में हैं और हम आपकी मदद कर सकते हैं। अरे, सैडी ने फ्रैंक की पिंडली पर लात मारते हुए कहा, हम व्हाइट रोज के एजेंट हैं। हम उनके लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत है तो बेझिझक हमें इसकी रिपोर्ट करें। गैरी समूह पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। इससे पता चला कि वास्तव में हर जगह से सभी प्रकार के लोग थे और प्रत्येक समूह बुरे या अच्छे से भरा नहीं था। गैरी को लगा कि यह शर्म की बात है कि चेन नहीं आया, क्योंकि उसने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन सीमित बातचीत के आधार पर वह जानता था कि वह कौन है। तभी जब लोग ये देखने के लिए मुड़े कि कौन अंदर आया है, तो हलचल मच गई और लगातार गपशप होने लगी। काले कपड़े पहने 3 व्यक्तियों का एक समूह और काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ था। कानू ने कहा, लगता है गैरी, आपके लिए महत्वपूर्ण मेहमान आ गए हैं। वह डार्क गिल्ड है। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। द डार्क गिल्ड भाग 1। अध्याय 1142 द डार्क गिल्ड भाग 1। डार्क गिल्ड कुछ कारणों से अपने प्रवेश से काफ़ी हलचल मचा रहा था। एक तो उनके कपड़े थे, उनमें से केवल एक ने हुड पहना हुआ था, जबकि अन्य ने मुलायम कपड़े जैसे कपड़े से बने काले कपड़े पहने हुए थे। यह उन कपड़ों की तरह नहीं लग रहा था जो आम लोग पहनते हैं, और यह निश्चित रूप से उन कपड़ों की तरह नहीं लग रहा था जो कोई किसी भव्य समारोह में पहनता है। यह एकमात्र कारण नहीं था कि वे ध्यान आकर्षित कर रहे थे, ये स्वयं डार्क गिल्ड के कारण था। उन्हें अंडरवर्ल्ड में अपनी अत्यधिक संपत्ति और शक्ति के कारण राजाओं में से एक माना जाता था, तथा वे पूरे देश और दुनिया भर में अवैध भूमिगत नीलामी चलाते थे। हालांकि उन्होंने कभी भी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश नहीं की थी, और किसी ने भी नीलामी घरों से काली सूची में डाले जाने के डर से उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसी प्रकार अन्य गिरोहों, एजेंसियों और शक्तियों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भी वे हमेशा मना कर देते थे, और फिर भी उन्हें हाउलर्स कार्यक्रम में देखा जा रहा था। खैर, मैं थोड़ा आहत हूँ। इतने समय से वे मेरे द्वारा आमंत्रित किसी कार्यक्रम में कभी नहीं आए, लेकिन वे ग्रीन हेड्स में आते हैं। डेफ्ने ने कहा। उसने एक सेब उठाया और बड़े चाव से उसे चबाया। मुझे लगता है कि वह शायद इस समय सबसे प्रमुख राजा हैं, इसलिए मैं चीज़ों को वैसे ही छोड़ दूंगा। गैरी ने ये देखकर कि कौन से मेहमान आ गए हैं, भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। अपनी आंख के कोने से वह देख सकता था कि काई उसे इशारा कर रहा था। उसके पास पहुंचने पर वे अभी भी डार्क गिल्ड से दूर थे, जो वेटरों के उनके पास आने पर मुफ्त पे का आनंद ले रहे थे। अरे, तो आप डार्क गिल्ड के बारे में जानते हैं, है ना? तुम्हें वह सब याद है जो मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था? काई ने पूछा। हाँ, कुछ हद तक, है ना? नीलामी घर के लोग शीर्ष पर उन्हें नाराज नहीं करते हैं, है ना? लेकिन मुझे याद दिलाए, आपने उन्हें दोबारा क्यों आमंत्रित किया? जैसे मैंने सोचा कि जब तक हमें राजाओं के साथ कोई समस्या नहीं है, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, है ना? गैरी ने पूछा। बिल्कुल, तो आइए एक रिश्ता बनाएं जैसा हमने डेफिने के साथ किया था। गैरी, हम पहले की तुलना में अब अधिक मजबूत स्थिति में हैं। मैं जानता हूं कि इस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हार्वोर या सिन को डार्क गिल्ड के उनसे मिलने आने की चिंता रही होगी? आपको अपने भीतर के भेड़िए को बाहर आने देना होगा। हालांकि का ये सब बातें कह रहा था, फिर भी गैरी को इन सब बातों से असहजता महसूस हो रही थी। वह राजाओं के खिलाफ लड़ने का आदी था, दूसरों के साथ संपर्क बनाने के बजाय उन्हें अपना दुश्मन बनाता था। इस प्रकार की बात उसके लिए कहीं अधिक उपयुक्त थी। अगर मुझे उन्हें मुक्का मारना पड़े तो मुझे बाहर भेज दो। मुझे वहां जाकर उनसे मीठी मीठी बातें करने पर मजबूर मत करो, गैरी ने मन ही मना भरी। हम नहीं जानते कि हमें ल्यूपस का सामना कब करना पड़ेगा। ईमानदारी से कहूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अल्टर्ड हंटर्स उससे निपट लेंगे और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2 कारण हैं जिनकी वजह से मैं उनके साथ अपने रिश्ते को बढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले, ताकि वे हम पर पीछे से हमला न करें। मुझे उनकी उत्पत्ति, उनकी शुरुआत कैसे हुई या उन्होंने नीलामी कैसे शुरू की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके अलावा तथ्य यह है कि उनमें से कोई भी परिवर्तित नहीं हुआ है। वे बड़ी मात्रा में परिवर्तित सीरम बेचते हैं और फिर भी उनमें से कोई भी इसे अपने लिए नहीं लेता है। तो फिर वे वास्तव में क्या छिपा रहे हैं? और अंत में, मैं हमारी सबसे बड़ी कमजोरी के लिए हमारी पीठ ढकना चाहता हूं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, गैरी ने दोहराया। पूर्णिमा की रात को हम सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। उम्मीद है उनके पास जो भी हथियार हैं उनका उपयोग करने से हमें उस संबंध में मदद मिलेगी। उसे जो कुछ भी कहना था उसे पूरा करने के बाद काई ने गैरी को पीछे से धक्का दे दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठीक बगल में हूँ। मैंने तुमसे कहा था, है ना? हम ये काम साथ मिलकर करेंगे, तो चलिए। गैरी ने देखा कि काई भी अच्छे कपड़े पहने हुए था।
वह गैरी की तुलना में थोड़ा अधिक सहज था, उसने टाई नहीं पहनी थी और उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह शैली गैरी की तुलना में काई के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त थी। लेकिन उन्होंने काले रंग का सूट भी पहना हुआ था जिसके किनारों पर सोने की सजावट थी, साथ ही उन्होंने काले रंग का सीप का पट्टा और सोने की घड़ी भी पहन रखी थी। यार, मैं उलझन में हूं कि क्या वह पॉप स्टार जैसा दिखता है जैसा कि मैं उससे पहली बार मिला था, या वह इन दिनों गैंगस्टर जैसा दिखता है, गैरी ने सोचा। फिर भी उसने अपनी पीठ सीधी की और काई के साथ आगे चल दिया। लोग स्वाभाविक रूप से उन दोनों से दूर जाने लगे, जैसे कि उन्हें ठीक ठीक पता हो कि वे कहाँ जाने वाले हैं। आखिरकार डार्क गिल्ड के 3 सदस्य पीछे मुड़े, और जब उन्होंने दूसरों को उनके पास आते देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। इसका परिणाम बहुत दिलचस्प होना चाहिए, डेफ्ने ने कहा जब वह एक और सेब लेने गई। गैरी अपने सामने वाले आदमी से कुछ ही दूर रुका और बगल में खड़े दोनों लोगों को भी देखने लगा। वह उनके चेहरे की विशेषताओं को देख रहा था। एक बात तो तय थी, उनमें अल्टर्ड जैसी गंध नहीं थी। गैरी को पता था कि इसमें अल्टर्ड, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स और मनुष्यों की एक विशेष गंध थी। फिर भी उनके करीब होने के बावजूद गैरी को घबराहट महसूस होती थी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें इतना आत्मविश्वासी बनाता था। मैं पिछले कुछ समय से आपसे सीधे मिलना चाहता था, यही कारण है कि मैंने स्वयं यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने का निर्णय लिया, हुड में बैठे व्यक्ति ने कहा जैसे ही वह ऊपर पहुंचा और अपना हुड नीचे खींचा। उसका चेहरा सामने आया, एक लंबे चेहरे वाला, मजबूत ठोड़ी वाला सुंदर आदमी, और उसके बाल लंबे थे जो उसकी पीठ की ओर लटक रहे थे। उसकी आंखें और चेहरे की विशेषताएं काफ़ी नर्म थीं, जिससे वह एक महिला की तरह दिखता था। गैरी का मानना था कि वह व्यक्ति आज की दुनिया के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। उन्हें याद आया कि उन्होंने पुराने प्राचीन पूर्वी मार्शल आर्ट शो के कुछ लोगों को अपने सामने वाले व्यक्ति की तरह देखा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, गैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं गैरी डेम हूँ। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए गैरी का हाथ हिलाते हुए कहा। मेरा नाम मार्कस ग्रेलैश है। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। द डार्क गिल्ड भाग 2। अध्याय 1143 द डार्क गिल्ड भाग 2। बैठक को सभी के लिए अधिक आरामदायक बनाने के लिए डार्क गिल्ड के 3 प्रतिनिधियों, साथ ही गैरी और काई ने कई फैली हुई गोल मेजों पर बैठने का फैसला किया था, जहां बहुत सारे मेहमान भोजन और पेय का आनंद ले रहे थे। एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने मात्र से ही वे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने लगे थे। बैठने के बाद जब मेहमानों को एहसास हुआ कि वे करीब नहीं जा सकते और यह पता नहीं लगा सकते कि सभी के बीच क्या चल रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उनके लिए बस आगे बढ़ना और दिन का आनंद लेना ही सबसे अच्छा है। उनमें से अधिकांश के लिए यह ऐसे मामले थे जो वैसे भी उन्हें चिंतित भी नहीं करते थे। ईमानदारी से कहूं तो हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, काई ने घोषणा की। हम बहुत आगे आ गए हैं। मुझे याद है जब हमारा गिरोह अभी शुरू ही हुआ था और हम आपकी एक नीलामी में गए थे। इससे वास्तव में हमारे समूह की ताकत बढ़ी थी। आपकी सेवा वर्तमान विश्व में आवश्यक है। चापलूसी के लिए धन्यवाद, मार्कस ने शैंपेन का अपना पतला गिलास उठाते हुए कहा और उसने उसमें से काफ़ी बड़ा घूंट लिया। मुझे लगता है कि आपके सिर पर एक बड़ा सवाल मंडरा रहा है। हालांकि मुझे यकीन है कि आपने मुझे शिष्टाचार के नाते आमंत्रित किया था, लेकिन आपने मुझसे मना करने की उम्मीद की थी। यही कारण है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, और इसके पीछे एक कारण भी है। मुझे लगता है कि यह हम ही होने चाहिए जिन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए, गैरी डेम, क्योंकि आपने हमारे लिए एक बड़ा उपकार किया है। गैरी ने अपनी ओर इशारा करते हुए कई बार पलकें झपकाते हुए कहा। वह ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने डार्क गिल्ड के लिए कब कुछ किया था। उनके साथ उसकी बातचीत अविश्वसनीय रूप से छोटी थी। हम दीवारों के पार से बातें सुनते हैं, मार्कस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। हम जानते हैं कि संक्रमण के समय हार्वोर के साथ क्या हुआ था, साथ ही यह एक ऐसी समस्या थी जिस पर हमारा पूरा ध्यान था। काई थोड़ा रक्षात्मक होने लगा था। यह संक्रमण केवल थोड़ी मात्रा में ही ज्ञात था, तथा यह नए अरवी से संबंधित मामला था। इस डार्क गिल्ड के साथ चीजें कितनी दूर तक गईं। आराम करो तुम दोनों, मार्कस ने कहा। आप देखिए, हमारा समूह या हमारा संगठन अविश्वसनीय समय पीछे चला जाता है। हमारे परिवार के सदस्य जो अतीत में एक दूसरे से जुड़े थे, अब भी एक दूसरे के करीब हैं और एक दूसरे के करीब ही रहे हैं। कई बार हमारी ताकत और जो कुछ भी हमें मिला वह हमारे अपने परिवारों की विरासत से था। हालांकि हमारा इतिहास बिल्कुल अच्छा नहीं था। संक्रमण की कहानी सामने आए और बताया गया कि कैसे हमारा अतीत घटनाओं के गलत पक्ष पर रहा। इस बार हमारे परिवार की गलतियों के कारण हम इसे किसी भी समय सुधारना चाहते थे, इसलिए हमने अधिक शक्ति हासिल करने की कोशिश की, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ताकि यदि समस्या फिर कभी उत्पन्न हो तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और उसे रोक सकें। वह मुद्दा वह संक्रमण था जो वन गैंग और NIRV के साथ हुआ था।
काई ने पूछा, जिस पर मार्कस ने सिर हिलाया। हम इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन स्रोत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। और यद्यपि हम प्रभावशाली थे, फिर भी हम समय का इंतजार कर रहे थे, अपने बीच कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे जो स्थिति से निपटने में हमारी मदद कर सके। हालांकि अंत में आप, गैरी डेम, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या से निपट गए। जिस चीज़ के लिए हमने अपना लगभग पूरा जीवन तैयारी और चिंता में बिताया था, वह ऐसे ही खत्म हो गई। गैरी ने ये शब्द सुनकर दम तोड़ दिया, क्योंकि मार्कस के चेहरे पर मुस्कान के आधार पर वह ये नहीं बता पा रहा था कि यह तारीफ थी या नहीं। और आप इस बात से परेशान नहीं हैं कि आपने जो कुछ भी बनाया वह सब व्यर्थ था? गैरी ने पूछा। मूर्ख मत बनो, मार्कस ने हाथ हिलाते हुए कहा। डार्क गिल्ड एक परिवार की तरह है। हम एक दूसरे के करीब हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस चीज़ को रोकने की कोशिश में कितने लोगों की जान चली गई होगी इससे पहले कि यह और भी बड़ा मुद्दा बन जाए। क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक होने के नाते हमारा जीवन खराब है? बिल्कुल नहीं, इसलिए हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। ये बिल्कुल विपरीत था। इसीलिए मैंने कहा, मैं आज इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था, गैरी डेम। मार्कस ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और जवाब में गैरी को लगा कि उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। काई, जो ये सब देख रहा था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वह खुद को रोक नहीं सका। यह उसकी सोच से कहीं बेहतर स्थिति थी। उन्हें न केवल डैफ्ने की चिंता नहीं थी, बल्कि यदि डार्क गिल्ड ने जो कुछ कहा वह सब सच था, तो उनके पास किसी अन्य राजा के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं था। ये दो समूहों के बीच सीधा टकराव होगा। कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं, बस दो पैक आमने सामने हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस रिश्ते का भी लाभ उठा सकता हूँ। शायद जब चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हम पहले वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। अब हमारे पास धन है, हम ये कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही काय अपना मुंह खोलने वाला था, मार्कस उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। मैंने कुछ व्यवस्था की है। मैं पूछना चाहता था कि मेरे कुछ आदमी इसे अपने साथ कार में लाए हैं, क्या हमें इसे अंदर लाने की अनुमति है? जरूर, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, काई ने उत्तर दिया। यह इस पर निर्भर करता है कि यह क्या है। मार्कस खड़ा हुआ और हंसा। मुझे यकीन है कि आप काफ़ी खुश होंगे, गैरी डेम। हमारी मदद करने के लिए हमने, डार्क गिल्ड ने, आपके लिए अपने बेहतरीन हथियार लाने का फैसला किया है जो नीलामी के लिए भी उपलब्ध नहीं है। आपको जो भी पसंद हो उसे चुनने का मौका मिलता है जो आपके स्वाद के अनुरूप हो। मैं, एक हथियार? गैरी ने पूछा। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक विशेष उपहार भाग 1। अध्याय 1144 एक विशेष उपहार भाग 1। जब गैरी ने हथियार शब्द सुना तो उसके दिमाग में तुरंत तलवार या एंटी ऑल्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें आईं, शायद वे कुल्हाड़ियाँ भी जो डैमियन ने उस समय इस्तेमाल की थीं। उनकी स्थिति में यही एकमात्र बात थी जो समझ में आती थी। प्राचीन जानवरों से बने शक्तिशाली हथियारों के लिए ओलिविया के चाबुक जैसी चीज़ें। हालांकि गैरी भी हथियारों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति नहीं था। वह हमेशा खुद को कक की तरह एक लड़ाकू के रूप में देखता था। उन्होंने AFC के कई लोगों की तरह अपने हाथों और मुट्ठियों का उपयोग करते हुए उनके नक्शे कदम पर चलते हुए महसूस किया कि उनका वेयरवुल्फ रूप उनकी लड़ाई शैली के अनुकूल है। हालांकि यदि कोई एक विचारधारा इसके विरुद्ध थी, तो वह हाल ही में घटित घटनाएं थीं। ये बहुत संभव था कि गैरी के हार्वोर के खिलाफ लड़ाई जीतने का एकमात्र कारण उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया विशेष हथियार था। वह हथियार गैरी के हाथ में होने पर भी वह ऊर्जावान महसूस कर सकता था। कितना कुछ दांव पर लगा था और वे किन विरोधियों के खिलाफ जा रहे थे। शायद जो कुछ भी वे ले सकते थे उसका उपयोग करना सर्वोत्तम था। ऐसा भी नहीं था कि गैरी इस तरह के उपहार से इनकार करने वाला था। डार्क गिल्ड अपने वाहन की ओर भटक गया था और एक विशेष मुलायम कपड़े में लिपटे 3 बड़े सामान के साथ वापस आया था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने तीनों वस्तुओं को अपने सामने गोल मेज पर रख दिया। पहले के विपरीत, जहां भीड़ ज्यादातर इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी कि क्या हो रहा है, अब एक नई भीड़ आ गई थी क्योंकि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि कपड़े के टुकड़ों के नीचे क्या है। यहाँ हमने आपके चयन के लिए अपने कुछ बेहतरीन हथियार उपलब्ध कराए हैं। दुर्भाग्य से वे काफ़ी मूल्यवान हैं, इसलिए हम आपको केवल एक ही दे सकते हैं, मार्कस ने समझाया। लेकिन आप जो चाहें चुनने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। गैरी तैयार था और उसे पता नहीं था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन वह काई की आंखों को लगभग चमकते हुए देख सकता था और सोच रहा था कि क्या ये बेहतर होगा यदि वह इसके बजाय वस्तुओं को चुने। कपड़े के 3 टुकड़े सामने आए और उसके साथ मेज पर 3 हथियार रखे गए। जब वे अपनी चमक से चमक रहे थे तो कई मेहमानों ने उन्हें देखकर गहरी सांस ली। यद्यपि वे साधारण हथियार थे, फिर भी उनमें से एक अजीब शक्ति निकल रही थी, साथ ही उनका डिज़ाइन भी। प्राणियों के विचित्र रंग जो ऐसे रंगों में चमक रहे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जैसे उनकी आंखों के सामने संगमरमर के नए टुकड़े चमक रहे हों।
मेरा मानना है कि आपको एक विचार देने के लिए मुझे प्रत्येक आइटम से गुजरना चाहिए, मार्कस ने अपना गला साफ करते हुए और पहले आइटम के सामने चलते हुए कहा। ये हाउलिंग बो है, मार्कस ने घोषणा की। ये धनुष के लिए काफी उपयुक्त नाम था और गैरी और काई को आश्चर्य हुआ कि क्या उनके परिवर्तित स्वरूप के कारण जानबूझकर इसका नाम इस प्रकार रखा गया था। हो सकता है कि यह सिर्फ एक नाम था, या डार्क गिल्ड के पास इन हथियारों को बनाने का कोई तरीका था और उसने उन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया था। हाउलिंग बो को गहरे रंग की पॉलिश की हुई लकड़ी से तैयार किया गया था। इसमें एक प्राचीन अनुभूति थी। धनुष के अंग अर्धचंद्र की तरह घुमावदार थे और सतह पर विशेष उत्कीर्णन थे। ग्रिप को गहरे भूरे रंग के चमड़े में लपेटा गया था, हालांकि यह किसी ऐसे जानवर जैसा लग रहा था जो इस दुनिया से नहीं आया है। अंत में धनुष में ही एक छोटा नीला चमकता हुआ रत्न था। जब गैरी ने हथियार को काफी देर तक देखा तो उसके सिस्टम से एक डिंग दिखाई दी। एक डेमी गॉड टियर बीस्ट हथियार हाउलिंग बो वेयरवुल्फ से संबंधित एक हथियार है और वेयरवुल्फ के साथ उपयोग किए जाने पर विशेष प्रभाव प्रदान किए जाते हैं। विवरण: एक रहस्यमय धनुष जो वेयरवुल्फ की आंतरिक चीख को ध्वनि हमलों में बदल देता है। वेयरवुल्फ रूप प्रभाव: तीर चीखने वाले भूतिया भेड़ियों में परिवर्तित हो सकते हैं जो लक्ष्य का पीछा करते हैं और टकराने पर विस्फोट कर देते हैं। मानव रूप प्रभाव: बढ़ी हुई परिशुद्धता प्रदान करता है और तीरों को मौन प्रभाव प्रदान करता है। क्या वहाँ ऐसे हथियार हैं जो सिर्फ वेयरवुल्फ के इस्तेमाल के लिए हैं, लेकिन कैसे, और डार्क गिल्ड को इसके बारे में कैसे पता है? बेहतर होगा कि मैं अभी इस बारे में कोई बड़ी बात न करूं और काई से बात करूं कि क्या हो रहा है। अगर मैं एक पल के लिए ये सब एक तरफ रख दूं तो ये प्रभाव अद्भुत हैं। यदि यह सही हाथों में हो तो यह एक शक्तिशाली हथियार है, मार्कस ने इसे उठाते हुए कहा, ताकि गैरी के साथ साथ आसपास के अन्य लोग भी इस वस्तु को बेहतर ढंग से देख सकें। ठीक है, गैरी ने उत्तर दिया। उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और यद्यपि हथियार का प्रभाव बहुत अच्छा था, फिर भी वह धनुष से क्या कर सकता था। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसका उपयोग करना उसे सीखना होगा, और यह वर्तमान में उसके लड़ने के तरीके से इतना अलग था, उसने कल्पना की कि यह उसके लिए प्लस से कहीं अधिक निवारक होगा। फिर भी सिर्फ इसलिए कि उसने कोई वस्तु स्वीकार कर ली, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे स्वयं उसका उपयोग करना होगा और वह उसे हमेशा किसी अन्य को दे सकता है। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वर्तमान में भी ऐसा कोई नहीं लग रहा था जो वास्तव में इस वस्तु का उपयोग कर सके, कम से कम पैक में मौजूद वेयरवुल्व्स में से तो नहीं। शायद उनमें से एक जिसे मिडवाक ने बदल दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनके करीबी लोगों को अधिक शक्ति देना एक अच्छा विचार होगा। चलो आगे बढ़ें। ठीक है, हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ और भी होगा जो आपको अधिक पसंद आएगा। ठीक है, गैरी ने फिर उत्तर दिया। केवल पहले हथियार के आधार पर गैरी ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वह कुछ और जानने के लिए उत्सुक था। हथियारों को देखते समय ये किसी प्रकार की टियर रैंक के साथ आया, इसे डेमी गॉड टियर कहा गया। ये शक्तिशाली लग रहा था, खासकर गेमिंग शब्दों से जिनका गैरी आदी था। 3 वस्तुओं में से 2 पर डेमी गॉड टियर लिखा था, जबकि अंतिम पर डेमन टियर शब्द लिखा था। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। एक विशेष उपहार भाग 2। अध्याय 1145 एक विशेष उपहार भाग 2। मार्कस ने सावधानी से धनुष को नीचे रखा, जैसे कि यह वास्तव में एक खजाना था, और अगले हथियार पर चला गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, डार्क गिल्ड का एक अन्य सदस्य आगे बढ़ा और धनुष के पास मौजूद रहा। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम ये चीज़ें आपके सामने ले जाएंगे? काई बुदबुदाया। वह निराश था क्योंकि यह विचार उसके मन में आया था। यदि हथियार वास्तव में इतने महान थे तो क्या वे तीनों को प्राप्त करने के लिए कुछ कर सकते थे, या शायद डार्क गिल्ड को चीज़ें सौंपने के लिए मजबूर भी कर सकते थे। हालांकि वह जानता था कि चाहे वह गैरी को ऐसी बात के लिए मनाने की कितनी भी कोशिश करे, वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। वस्तुओं का अगला सेट एक जोड़ी के रूप में आता है और इसे एक्लिप्स ट्विन डैगर्स के रूप में जाना जाता है, मार्कस ने कहा और दोनों खंजरों को सावधानी से उठाया जो ध्रुवीय विपरीत की तरह दिखते थे। सबसे पहले हमारे पास मून डैगर है, मार्कस ने दिखाया। मून डैगर घुमावदार था, जबकि ब्लेड हल्की, लगभग चमक के साथ चांदी की चमक से चमक रहा था। खंजर की मूठ छोटे, गोलाकार मूनस्टोन रत्नों से सजी हुई थी, जबकि इसकी सतह पर बादलों और सितारों के सूक्ष्म घूमते पैटर्न देखे जा सकते थे। जहां तक दूसरे खंजर की बात है तो इसे सूर्य खंजर के नाम से जाना जाता है। मून डैगर के विपरीत इसका ब्लेड सीधा था, और जब इसे मार्कस के हाथों में पकड़ा गया तो इसने हल्की सुनहरी चमक उत्सर्जित की। इसकी मूठ सनस्टोन से ढकी हुई थी और बाहर की ओर फैली हुई थी, जो सनबस्ट की तरह थी, जबकि ब्लेड की सपाट सतह पर लौ जैसी नक्काशी चल रही थी। डेमी गॉड टियर हथियार, एक्लिप्स ट्विन डैगर्स। जब मून डैगर का उपयोग किया जाता है तो यह व्यक्ति की चपलता को बढ़ाता है। रात के समय यह हथियार उपयोगकर्ता की दृश्यता को बहुत कम कर देता है।
सन डैगर उपयोगकर्ता की ज्वाला जैसी क्षमताओं को बढ़ाता है। दिन के समय यदि सन डैगर का उपयोग किया जाए तो उपयोगकर्ता की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यदि दोनों खंजरों का उपयोग एक ही समय में किया जाता है तो उपयोगकर्ता की दृश्यता समान रहती है। खंजरों की शक्ति बढ़ जाती है। खंजर कुछ हद तक गैरी को उसके अपने पंजों की याद दिलाते थे। यदि वह उन्हें अपने हाथों में पकड़ लेता तो उसे यकीन था कि वह अपने दुश्मन को काट सकता है। यदि उसे फिर से हार्वोर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जाना होता तो यह उसके प्रतिद्वंद्वी के तराजू को छेदने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकता था। शक्तियों का अतिरिक्त लाभ, विशेष रूप से सूर्य खंजर, उन्होंने सोचा कि यह उनकी अपनी अग्नि शक्तियों के साथ अच्छा तालमेल होगा। मून डैगर को भी वह खारिज नहीं करेगा, क्योंकि वह एक डार्क वॉरियर था। उसे यकीन था कि इसके और भी फायदे होंगे। एक बार फिर ये वस्तु वेयरवुल्व्स के लिए पूरी तरह से तैयार की गई प्रतीत हुई। ऐसी वस्तुओं के बारे में गैरी को आश्चर्य हुआ कि यदि उनके पास ये वस्तुएं होती तो उनकी यात्रा कितनी आसान होती। बात यह है कि हालांकि मेरी लड़ाइयों का स्तर काफ़ी तेज है, यह मुख्य रूप से मेरे कौशल के कारण है। विवरण के आधार पर और सबसे पहले खंजरों के सामान्य उपयोग के आधार पर यह उन लोगों के साथ बेहतर काम करता है जो छिपकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हथियारों की दृश्यता प्रभाव से बता सकता हूं, और मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार मुझे कब छिपकर लड़ना पड़ा था, गैरी ने सोचा। वह ये भी सोचने लगा कि अगर उसके पास सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। यद्यपि मार्कस हथियार प्रस्तुत कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्हें क्या कहा जाता है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि वे क्या कर सकते हैं। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या किया, लेकिन अगर गैरी का सिस्टम ऐसा न करता तो शायद वह सबसे खराब हथियार चुन लेता। और अंत में आखिरी बात, मार्कस ने आगे बढ़ते हुए कहा। मेज पर लेटे हुए मार्कस को बड़ी वस्तु को उठाते समय सावधानी से दोनों हाथों को हैंडल के चारों ओर रखना पड़ा। कोई भी व्यक्ति वस्तु का वजन बता सकता था क्योंकि वह उसके हाथ में थी, यहाँ तक कि हैंडल का निचला हिस्सा भी फर्श को छू रहा था। यह एक महान वॉरहैमर है। मुझे संदेह है कि बहुत से लोग इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन आपकी ताकत के साथ ये निश्चित रूप से काम आ सकता है। आम जनता निराश हो गई, लेकिन इसका मुख्य कारण इस्तेमाल किया गया नामकरण था। ये सिर्फ एक ग्रेट वॉरहैमर था और इसके बारे में और कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अन्य हथियारों की तरह इसकी उपस्थिति अभी भी शानदार थी। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी प्रकार के गहरे रंग के स्टील से बनाया गया है, क्योंकि इसका हैंडल लगभग ऑब्सीडियन काले रंग का लग रहा था। हथियार के सिर और शाफ्ट में चमकती हुई रूनों की अजीब नसें उकेरी हुई प्रतीत होती थीं, और फिर सिर का डिज़ाइन भी था। इसका आकार भेड़िए की खोपड़ी जैसा था तथा इसका खुला मुंह आगे की ओर था। चेहरे के अंदर दो क्रिस्टल जैसी नीली आंखें चमक रही थीं, लेकिन ये केवल कुछ क्षण के लिए ही था, उसके बाद ये वापस फीकी पड़ गई। हथौड़े के विपरीत छोर पर एक बड़ी, सपाट सतह थी, जिस पर एक विशाल भेड़िए का प्रतीक चिन्ह उत्कीर्ण था। अन्य हथियारों की तरह इसका डिज़ाइन भी शानदार था, तथा अन्य हथियारों की तुलना में इसकी शिल्पकला भी उत्कृष्ट थी। हालांकि दूसरों के दिमाग में वे युद्ध में इतने बड़े हथौड़े का उपयोग करने की कल्पना नहीं कर सकते थे जहां यह उनकी मदद कर सके। फिलहाल गैरी की चिंता यह नहीं थी, क्योंकि वह किसी और चीज़ के बारे में गहराई से सोच रहा था। यह एकमात्र हथियार है जिसका वर्णन बाकी हथियारों से अलग है, गैरी ने सोचा। और मुझे लगता है कि शायद मुझे पता चल गया होगा कि उसने नाम गुप्त रखने का फैसला क्यों किया था, या फिर उसे नाम नहीं पता था। लाइकेनटाइड वॉरहैमर। लाइकन शब्द लाइकेनथ्रोप का संक्षिप्त रूप था, जो विशेष रूप से वेयरवुल्फ के लिए एक और शब्द था। इसने इसकी पुष्टि की उन्हें सौंपे गए हथियारों की इस श्रृंखला के साथ। गैरी के मन में कोई संदेह नहीं था कि डार्क गिल्ड को ठीक ठीक पता था कि वे क्या थे। बाकी हथियारों की तुलना में इस हथियार में क्या अंतर था? राक्षस स्तरीय हथियार, लेकिन दानव स्तरीय हथियार क्या है? रुको, क्या सिस्टम ने पहले इस बारे में कुछ नहीं कहा था, है ना? इसने मुझे उस समय जानवरों के क्रिस्टल के बारे में जानकारी दी थी। अगर मुझे सही से याद है तो सबसे उच्च श्रेणी का जानवर जो अस्तित्व में था वह दानव श्रेणी का था। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। दानव टी आइटम। अध्याय 1146 दानव स्तर आइटम। विभिन्न स्तरों वाले जानवरों के बारे में अपनी यादों को ताज़ा करने के बाद, अब ये जानते हुए कि जिस हथियार को वह देखने जा रहा था वह अस्तित्व में मौजूद उच्चतम स्तर का था, गैरी इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित था कि यह क्या कर सकता है। लाइकेनटाइड वॉरहैमर। राक्षस स्तरीय हथियार। धातु स्थानांतरण। इस हथियार को इच्छानुसार आकार में छोटा करके छोटी बाली बनाई जा सकती है। उपयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार इसके फॉर्म को उसके सामान्य आकार में वापस ला सकता है। ये पहला प्रभाव था जो गैरी ने देखा और वह इसके लिए आभारी था। यह मध्यकालीन समय नहीं था जब लोग बिना ध्यान आकर्षित किए स्वेच्छा से सड़कों पर हथियार ले जा सकते थे। उसे पहले से ही लोगों को अपनी ओर घूरने से रोकना मुश्किल हो रहा था।
तो कम से कम इसका ये प्रभाव था जो सुविधाजनक था, और यह पहले से ही वहां मौजूद अन्य वस्तुओं की तुलना में एक बड़ा प्लस था, लेकिन वह जानता था कि यह इसका एकमात्र बोनस नहीं होगा। रैंडिंग स्लैम प्रभाव पड़ने पर हथियार से ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिससे न केवल लक्ष्य बल्कि लक्ष्य के आसपास का क्षेत्र भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। मैं समझता हूँ यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कई लोगों से लड़ने के लिए किया जा सकता है। ये वैसा ही है जैसा इसे एओई क्षति कहा जाता है, जहाँ ये सिर्फ एक व्यक्ति से अधिक को चोट पहुँचाता है। मैं संभवतः हाउलिंग फोर्स के साथ इसका प्रयोग करके सभी को मुझ पर हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ और फिर इसे जमीन पर पटक सकता हूँ। हालांकि अब उन प्रभावों पर नज़र डालने का समय आ गया है जो गैरी ने हथियारों की क्षमता से भी परे देखे थे। हंटर का निशान। जिन लोगों पर सीधे वारहैमर से प्रहार किया जाएगा उनके शरीर पर नीले भेड़िए का निशान होगा। निशान पर प्रहार से गंभीर क्षति होगी। एक बार जब निशान पर चोट लग जाती है या लक्ष्य के शरीर का कोई अन्य भाग चोट खा जाता है तो निशान गायब हो जाएगा। यदि निशान पर दोबारा वारहैमर से प्रहार किया जाए तो निशान का प्रभाव दोगुना हो जाएगा। कितने अंक जोड़े जा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक मैं एक ही स्थान पर हिट करता रहता हूं तब तक अंकों की मात्रा की कोई सीमा नहीं है। अगर मेरे पास इस तरह का हथियार होता और मैं बस हार्वोर की बाँह या छाती पर हमला करता रहता तो इससे उसके पास जो कुछ भी था वह टूट जाता। और हालांकि मैं चेन या उसके जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास इतना बड़ा खोल है, ये सही होगा। मुझे लगता है कि विवरण के आधार पर भी यह एक प्रकार का कमजोर बिंदु बनाता है। इसलिए यदि मैं नहीं बल्कि अन्य लोग हथौड़े से वही निशान मारते हैं तो इससे अधिक क्षति होगी, लेकिन निशान मिट जाएंगे। जितना अधिक गैरी ने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसने सोचा कि इस तरह का हथियार उसकी कितनी मदद कर सकता है। अपनी महान शक्ति, विशेषकर शैडो ऐश लाइकन रूप और बड़े आकार के कारण हथौड़ा अकेले ही विनाशकारी क्षति पहुंचा सकता था। वह पहले से ही इसे अपने धूम्रपान कौशल के साथ संयोजित करने और अपने प्रतिद्वंद्वी पर आश्चर्यचकित होकर हमला करने, एक ही स्थान पर बार बार प्रहार करने के बारे में सोच रहा था। केवल इसी बात से उसे एहसास हो रहा था कि यह उसे मिले कुछ खोज पुरस्कारों या मजबूत अल्टर्ड खाने से मिले पुरस्कारों से कहीं अधिक मूल्यवान था। हालांकि हथियार के प्रभाव यहीं समाप्त नहीं हुए, एक अंतिम प्रभाव भी था जो उल्लेखनीय था। हाउलिंग एक्लिप्स केवल अल्फा। वर्तमान कौशल का उपयोग केवल पैक के अल्फा द्वारा ही किया जा सकता है। एक शक्तिशाली कौशल जिसका उपयोग दिन में केवल एक बार किया जा सकता है। ये पैक और उपयोगकर्ता की पूरी शक्ति का उपयोग करता है। जब ये कौशल सक्रिय हो जाता है तो अल्फा के करीब मौजूद सभी पैक सदस्यों की ऊर्जा और शक्ति समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा हथियार में जोड़ी जाएगी और उपयोगकर्ता को शक्ति प्रदान करेगी। कौशल की शक्ति अस्थायी है। एक ऐसा कौशल जिसका उपयोग केवल अल्फा ही कर सकता है। ऐसा लगा जैसे ये हथियार मेरे लिए ही बनाया गया था, हालांकि मैं भी ये पहले से ही जानता था। ये हथियार वेयरवुल्व्स के लिए बनाए गए थे, ये बात आज भी स्पष्ट है। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि डार्क गिल्ड को ये वस्तुएं सबसे पहले कैसे मिलीं। हालांकि इनमें से कोई भी बात वास्तव में मायने नहीं रखती थी, क्योंकि गैरी ने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था। मैं वॉरहैमर ले लूंगा। ऐसा लगता है कि आपने मुझे एक महान उपहार प्रदान किया है, गैरी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जब मार्कस ने इसे दोनों हाथों से सौंपा तो उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। गैरी ने हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया और उसे महसूस हुआ कि उसमें काफ़ी वजन है। उसकी ताकत के साथ यह एकदम सही था, लेकिन अगर उसके पास ऐसा कुछ तब भी था जब वह एक वेयरवुल्फ था और शुरुआत कर रहा था, तो उसे इतना यकीन नहीं था कि वह इसका पूरी क्षमता से उपयोग कर सकता है। आपने सभी चीज़ों में से वॉरहैमर को चुना, लेकिन अन्य के नाम बहुत अच्छे थे। पाक का राह उठा। अगर मैं होता तो खंजर उठा लेता, वे बहुत अच्छे थे। लेकिन यह आप पर निर्भर नहीं है ना? मैरी ने जवाब दिया। गैरी को सौंपे जाने के बाद गैरी लगभग तुरंत इसका परीक्षण करना चाहता था, जिसमें शिफ्टिंग मेटल भी शामिल था, लेकिन वह ये नहीं दिखाना चाहता था कि यह यहाँ सभी के सामने क्या कर सकता है। मुझे आशा है कि आप सचमुच हमारे उपहार का आनंद लेंगे। इसके साथ ही मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चले जाएं। मार्कस ने कहा, हम इनमें से कई मामलों में तटस्थ रहना चाहेंगे और यहाँ बहुत लंबे समय तक रहने से एक अलग संदेश मिल सकता है। काय और गैरी ने एक बार फिर मार्कस को धन्यवाद दिया जब उन्होंने उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर जाते देखा। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकले, मार्कस दो अन्य लोगों को अपने साथ लेकर नीचे जा रहा था तथा उसने हथियारों को सावधानी से लपेट रखा था। तीनों में से उसने सबसे कीमती को चुना। यदि उन्होंने अन्य लोगों में से किसी एक को चुना होता तो यह उनके और उनके समूह के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता। वह उन्हें लड़ने का मौका देने में कामयाब रहा है, मार्कस ने खुद से कहा। क्या आप चाहेंगे कि हम अभी विशेष 2 वस्तुएं ल्यूपस गिरोह को दे दें, सर? डार्क गिल्ड के सदस्यों में से एक ने कहा। हाँ, हम योजना पर कायम रहेंगे।
हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस आगामी युद्ध में दोनों पक्षों की भूमिका निभाएं और देखें कि चीजें कैसे सामने आती हैं। उन सभी में से उन्होंने वॉरहैमर को चुना। बहुत दिलचस्प। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। IT को छोटा करना। अध्याय 1147 इसे छोटा करना। कार्यक्रम में एकत्र हुए लोग गैरी के पास से गुजर रहे थे और उसके हाथ में मौजूद नए हथियार की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही शानदार था, विशेषकर वॉरहैमर का एक हिस्सा जिस पर भेड़िए की खोपड़ी की छवि उकेरी गई थी। हालांकि इसे देखने से उन्हें लगा कि इसका महत्व हथियार की विशिष्टता और इसके निर्माण के तरीके के कारण है। अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं था कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। तो फिर आगे बढ़िए, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने बाकी वॉरहैमर में से वॉरहैमर का चयन क्यों किया? काई ने पूछा। या शायद आप मुझे किसी समय उस वॉरहैमर का उपयोग करने देंगे? गैरी ने उत्तर देते हुए मुस्कुरा दिया। क्या आप जानते हैं कि मैं कभी कभी विशेष चीज़ें कैसे देख सकता हूँ? खैर, मैं देख सकता था कि प्रत्येक आइटम क्या करने में सक्षम था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे संदेह है कि डार्क गिल्ड को ये पता होगा, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे भाग्य पर छोड़ दिया होगा, या उन्हें कोई सुराग नहीं था कि ये वस्तुएं कितनी शक्तिशाली थीं। आप अपने सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? काई ने जवाब दिया। खैर, मुझे लगता है कि मुझे तब आप पर भरोसा करना चाहिए। ये शर्म की बात है, आप जानते हैं, वे अन्य हथियार भी शीर्ष स्तर के प्रतीत होते थे। ये हमारे समूह के लिए अच्छा होता यदि हम उन तक पहुंच पाते। इसके बाद मुझे कुछ व्यवस्था करनी होगी और उनसे संपर्क करने का प्रयास करना होगा। शायद हम अपने फंड से कोई सौदा कर सकें। ये सुनकर गैरी को यकीन नहीं हुआ कि डार्क गिल्ड के करीब जाना एक अच्छा विचार है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि वे उनके बारे में अधिक नहीं जान लेते, इसलिए उसने बोलने का फैसला किया। काई, मुझे लगता है कि हमें डार्क गिल्ड से सावधान रहना चाहिए। उनमें से हर एक वस्तु ऐसा लग रहा था मानो वे शुरू से ही वेयरवुल्व्स के लिए बनाई गई हों। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि उन्हें ये कैसे मिले। सभी हथियारों के बारे में सोचते हुए काई को एहसास हुआ कि यह बात भी सच हो सकती है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से अस्तित्व में हैं और उनके संघ के पास किसी प्रकार की विरासत है। मैं आशा करता हूं कि आपकी अजीब भावना सिर्फ एक भावना है और कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी समय से मौजूद हैं और उन्होंने आपको बिना किसी परिणाम के इतना शक्तिशाली हथियार रखने दिया, है ना? जहां तक इस बात का सवाल है कि उनके पास ये हथियार क्यों हैं, मुझे चिंता है कि वे ल्यूपस गैंग के थोड़े करीब हो सकते हैं, जो उनके वेयरवुल्फ इतिहास के अधिक संपर्क में हैं। खैर, चलो आज रात आराम करें। हम इन चीज़ों के प्रति हमेशा सतर्क नहीं रह सकते। वॉरहैमर के साथ, क्या आप चाहते हैं कि कुछ लोग इसे आपके लिए सुरक्षित स्थान पर रखें? काई ने पूछा। कोई बात नहीं, इसे अपने पास सुरक्षित रखने का मेरा अपना तरीका है। मैं बस जल्दी से बाथरूम जाऊंगा। जैसा कि उसने कहा था, गैरी बड़ा वॉरहैमर लेकर बाथरूम में गया, लेकिन उसने इवेंट फ्लो के बजाय दूसरी मंजिल पर बाथरूम में जाने का फैसला किया था, ताकि अगर कोई उसका पीछा करे तो वह ऐसा कर सके। एक बार जब उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई भी उनके करीब न हो, तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वॉरहैमर को ऊपर उठा लिया। यह आसान होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने कौशल का उपयोग करता हूँ। और ये था भी धातु स्थानांतरण। इसके बाद वॉरहैमर सिकुड़ने लगा और छोटे आकार का हो गया। अंततः यह एक उंगली के आकार का हो गया और अब गैरी के हाथ की हथेली में था। एक बाली, इसका एक नुकीला सिरा भी होता है, लेकिन मेरे शरीर के साथ ये हमेशा खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। मैं इन हरे बालों से छुटकारा भी नहीं पा सकती, लेकिन ये ठीक होना चाहिए, है ना? गैरी ने सोचा। उसे कान तक उठाते हुए देखा कि बाली हथौड़े का एक छोटा सा संस्करण मात्र थी, लेकिन अब डंडे का सिरा थोड़ा नुकीला हो गया था। फिर उसने इसे सीधे अपने कान में डालने का फैसला किया और सफलतापूर्वक उसे छेद दिया। आश्चर्य की बात यह है कि इससे उसे कोई दर्द नहीं हुआ, और ऐसा महसूस हुआ जैसे यह उसके कान में समा गया हो। जब वह उस तक पहुंचने और उसे अपने कान से खींचने गया, तो वह भी दर्द रहित था। ये राहत की बात है। मैंने सचमुच एक पल के लिए सोचा कि जब भी मुझे इसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी तो मुझे इसे फाड़ना पड़ सकता है, गैरी ने सोचा। बाथरूम से वापस आते समय गैरी पुनः कार्यक्रम में शामिल हो गया था। अभी भी ऐसे बहुत से लोग थे जिनसे उसने बात नहीं की थी, और उनमें से एक जिससे वह खुशी खुशी टकराया, वह था टॉम। वे दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, इस बारे में बात करते रहे कि वह किस दौर से गुजरा था, और फिर, हमेशा की तरह, उन्होंने एक साथ स्कूल के दिनों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन अंततः बातचीत डार्क गिल्ड के साथ हुई घटना तक ही सीमित रह गई। आप उन वस्तुओं को जानते हैं, उन्होंने मुझे वैसा ही एहसास दिया जैसा उस ताबीज ने दिया था जो मैंने आपको बहुत समय पहले दिया था, क्या आपको याद है? टॉम ने पूछा। ताबीज, तुम्हारा मतलब यह है? गैरी ने उसकी गर्दन के चारों ओर हाथ डाला और एक प्रकार का गोल पदक निकाला। रुको, तुम वह चीज़ हर समय पहनते हो? टॉम ने कहा।
हाँ, मेरा मतलब है, जब मैं कर सकता हूँ। गैरी ने कहा, यह आपकी ओर से एक उपहार था और जैसा कि आपने कहा, यह उन अन्य वस्तुओं की तरह ही महसूस हुआ। इसके अलावा, सिस्टम की कई चीज़ों की तरह, इसमें कहा गया था कि गैरी ताबीज में जो कुछ था उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह कब होगा, उसने सोचा। वह किंग ग्रेड था, वह अल्फा था, लेकिन फिर भी, ताबीज कुछ नहीं कर रहा था। अब तक तो उसे इसे पहनने की आदत हो गई थी, वह इसे केवल हार्वोर के साथ एएफसी मुकाबले के लिए ही उतारता था। इन सब बातों के बारे में बोलते हुए, मैं आपको कुछ बताना चाहता था। रिकल ने हाल ही में मुझसे संपर्क किया। रिकल के पास आपका फ़ोन नंबर है? गैरी ने पूछा। मेरा ईमेल, मुझे लगता है जब मैं एनआईआरवी में काम करता था। मैंने सोचा था कि वह चल रहे सभी विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त होंगे और नियामकों को अपनी मदद के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि संदेश वास्तव में आपके पिता का नहीं था। उसे तुमसे कुछ कहना था, मुझे ये बताने के लिए कि वह उस समय मेरे सामने मुझे क्या नहीं बता सकता था। गैरी ने पूछा। इरमम, ये अपनी लूना को चुनने के बारे में था। संपर्क TOS मेरा वेयरवोल्फ सिस्टम। लूना चुनना। अध्याय 1148 लूना चुनना। मेरी लूना को चुनना, ये फिर से नहीं, गैरी ने खुद से कहा। वह इतना चौंक गया कि उसे बैठना पड़ा और टॉम ने उसके बगल में ऐसा किया। उसे याद आने लगा कि लूना को चुनने के बारे में संदेश पहली बार कब आया था। उस समय, लूना के चयन के लिए कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक था, लेकिन गैरी ने कभी लूना क्यों नहीं चुना, इसका कारण ये था कि लूना एक समूह के लिए क्या होता है। संदेश में वास्तव में क्या कहा गया था? वह मुझे लूना चुनने के लिए क्यों मजबूर कर रहा है? क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ, या यह वैसी ही स्थिति है जहाँ एक पिता अपने बेटे से पूछ रहा है कि उसकी शादी कब होगी? मैं केवल 19 या 20 वर्ष का हूँ। अरे यार, मैं इन दिनों तनाव में हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है। टॉम देख सकता था कि उसका दोस्त स्पष्ट रूप से स्थिति से चौंक गया था और तनावग्रस्त था, इसलिए उसे तर्क की आवाज़ बनने की ज़रूरत थी। यह इतना बुरा नहीं है, टॉम ने कहा। आपके पिता ने हार्वोर के खिलाफ पिछली लड़ाई में कहा था, आपको देखना चाहिए था कि आपके पास अपना झुंड होना कितना फ़ायदेमंद था। वेयरवुल्फ इस मायने में अद्वितीय हैं कि वे एक दूसरे के करीब आने पर अधिक मजबूत होते जाते हैं, दूसरों के विपरीत। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि दूसरों से उनका क्या मतलब है। अभी, उन्होंने कहा कि आपके और ल्यूपस के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, उसके पास लूना है, आपके पास नहीं। गैरी को याद आया जब वह पहली बार दूसरे लूना, यल्वा से मिला था। उसकी उपस्थिति निर्विवाद थी और वह काफ़ी मजबूत थी। यद्यपि उसे हार्वोर ने मारा था, फिर भी उसे यकीन था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति अभी भी जीवित होगा। लेकिन लूना पैक के अल्फा के बराबर है ना? तो ये लगभग एक पत्नी चुनने जैसा है। मैं उस विचार को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैंने इसे इतने लंबे समय तक टाल दिया है, गैरी ने आह भरी। ठीक है, आपको इसके बारे में इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है, टॉम ने उत्तर दिया। आइए इसे इस तरह से देखने का प्रयास करें। ये वह व्यक्ति है जो आपको समूह और उसकी जिम्मेदारियों का नेतृत्व करने में मदद करेगा। उनका शीर्षक लगभग आपके बराबर होगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप प्यार करते हो या ऐसा कुछ, लेकिन ये कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप भरोसा करते हो और जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें। जब गैरी ने इस बारे में सोचा तो दो लोग दिमाग में आए। पहला था काय, वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। यदि वह कर सकता, तो वह उसे दिल की धड़कन में लूना ऑफ द पैक बना देता। हालांकि, वेयरवुल्फ सिस्टम के अनुसार यह कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लूना को मादा वेयरवुल्फ होना था, और यह पूरी स्थिति की दूसरी समस्या थी। दूसरा व्यक्ति जो सीधे गैरी के दिमाग में आया वह शिन था। एक ऐसा व्यक्ति जो एक मजबूत परिवर्तित योद्धा था, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद किए बिना अपने दम पर काम करने को तैयार था, और यह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा करता था। गैरी को भी इस बात का पूरा यकीन था, यह उसका पहला प्यार और वर्तमान प्यार था। जब वह स्कूल में था, तो यह उसके प्रति एक साधारण आकर्षण के रूप में शुरू हुआ, और उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा क्रश था, लेकिन वह क्रश बढ़ गया। जैसे जैसे उसने उसके साथ अधिक समय बिताया, जैसे जैसे दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते रहे, उसे लगा कि दोनों दुनिया में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक रूप से, उसे लगा कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा, और शायद यही वह समय था जब उसे पता चला कि यह वास्तविक था। शिन के आसपास रहना आसान था, इससे ये कठिन नहीं हुआ, और वह उसे अपने साथ रखना पसंद करेगा बजाय इसके कि वह ऐसा न करे। लेकिन शिन एक वेयरवुल्फ नहीं थी, वह एक परिवर्तित थी, इसलिए वह एक विकल्प नहीं थी जिसे चुना जा सकता था। तो अब मेरे पास ओलिविया या मैरी बची हैं, गैरी ने अपने विचारों के बीच में जोर से कहा, लेकिन इस सब में एक और मुद्दा था। प्रणाली में कहा गया था कि लूना का पद गैरी के समान होना चाहिए। इस समय ओलिविया और मैरी दोनों रूक ग्रेड में थीं। उन्होंने प्यादा अंक चुने जाने की आवश्यकता के बिना ही स्वयं को उन्नत कर लिया था।
गैरी ने सोचा कि ऐसा अन्य बातों के अलावा उनके बीच हुई भारी लड़ाई के कारण हुआ होगा। हालांकि गैरी किंग ग्रेड में था। उस समय एक व्यक्ति को अपग्रेड करना और उसे उसके समान ग्रेड में जोड़ना आसान होता, लेकिन अब यह मुश्किल था। मुझे यकीन है कि मेरे पास उनमें से एक को रानी में अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त प्यादा अंक हैं। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि किसी को किंग ग्रेड में अपग्रेड किया जा सकता है या नहीं। हो सकता है कि किंग ग्रेड केवल अल्फाज के लिए आरक्षित हो। मैं अपने द्वारा प्राप्त खोजों के आधार पर अनुमान लगाऊंगा, लेकिन फिर भी उन्हें कम से कम क्वीन ग्रेड में तो रहना ही होगा, है ना? तभी गैरी को ये बात समझ में आई, इस पूरे मामले में एक और विकल्प भी था। गैरी के पास एक नया कौशल था, उसका नया अल्फाबाइट। इससे पहले वह जिस भी वेयरवुल्फ की ओर मुड़ता था, वह अपने ग्रेड के आधार पर उच्च ग्रेड पर ऐसा करता था। इसीलिए उसके लिए अपना ग्रेड बढ़ाना महत्वपूर्ण था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेयरवुल्फ उसके आदेश का पालन करें और अधिक शक्तिशाली वेयरवुल्फ बनाने में सक्षम हों। उच्च सफलता दर के कारण अब उसके पास अधिक विकल्प थे, वह अन्य लोगों को बदल सकता था। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे भी लोग होंगे। गैरी की नज़र अपने परिवार पर टिकी रही और यहीं पर वह वाइट को दूसरों के साथ खड़ा देख सकता था। सबसे पहले संभवतः अधिक पैक सदस्यों की आवश्यकता थी। उसे बदलने पर इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह पहले से ही गैरी के समान ग्रेड के करीब होगी। लेकिन वाइट को इसमें घसीटना, जबकि वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आसानी से कर सकता हूँ। मुझे उससे पूछना होगा। गैरी को पहले ये सुनिश्चित करना था कि उसके सभी विकल्प खुले हों, लेकिन वह किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, गैरी जाने के लिए तैयार था, जब तक कि टॉम ने उसे रोक नहीं दिया। एक और बात है, गैरी, और मुझे लगता है कि यह सुनकर आपको खुशी होगी। यह अल्फा के काटने के बारे में है, इसका एक विशेष प्रभाव होता है, टॉम ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। संपर्क TOS मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम। अपनी पसंद चुनें। अध्याय 1149 अपनी पसंद चुनें। गैरी अपनी अन्य योजनाओं पर काम करने के लिए तैयार हो रहा था। वह ओलिविया के साथ साथ मैरी से भी बात करने जा रहा था, जो दोनों वेयरवुल्फ थीं। यद्यपि वह ओलिविया पर कम भरोसा करता था, लेकिन उसे लगता था कि वे दोनों एक साथ जीवन मरण की कई स्थितियों से गुजर चुके हैं, इस हद तक कि अब वह उस पर भरोसा कर सकता है, कम से कम जब गिरोह से जुड़े मामलों की बात आती है। इसके अलावा वह सबसे लंबे समय तक एक गिरोह चलाने की प्रभारी रही थी। जब मुश्किल व्यावसायिक परिस्थितियों की बात आती थी, तो वह जानता था कि वह और काय मिलकर बातचीत करेंगे और स्थिति से निपटेंगे। उसकी सबसे बड़ी चिंता हमेशा ये थी कि वह उसे अल्फा सीट के लिए चुनौती देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो क्या ये वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसे चिंता करनी थी अगर वह लूना बन गई? हालांकि अपने कदमों के बीच में टॉम ने कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। अल्फा का काटना, आपका क्या मतलब है? गैरी ने पूछा। टॉम ने खुद को सीधा किया, क्योंकि वह सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों को सही तरीके से कहने के लिए तैयार हो गया था। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता और रिकल, उन दोनों को बहुत कुछ सहना पड़ा। टॉम ने कहा, जब आपके पिता वेयरवुल्फ थे तब उन्होंने कई प्रयोग किए थे। स्वयं एक शोधकर्ता होने के नाते उन्होंने जितनी चीज़ों का परीक्षण किया, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वे किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे। इनमें से एक चीज़ जिसका उन्होंने परीक्षण किया था, वह थी अल्फा का काटना, तथा ये कि परिवर्तित अल्फा पर प्रयोग करने पर इसका किस प्रकार का प्रभाव होगा। इस बिंदु पर गैरी की भौं पहले से ही चंद्रमा की ओर उठी हुई थी। उसने कई अल्टर्ड को काट लिया था, है ना? जब वह जेल में था तो उसने लड़ाई के दौरान हार्वोर को काट भी लिया था, लेकिन उसने पहले कभी कुछ नोटिस नहीं किया था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे डेटा भेजा है। काटने के प्रभाव तत्काल नहीं होते, लेकिन जब उन्हें काटा जाता है तो वे अंततः अपनी शक्तियां खोने लगते हैं। उन सभी के लिए प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन कुछ के लिए इसमें 1 सप्ताह लगता है, कुछ के लिए इसमें अधिक समय लगता है, लेकिन यह उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां वे अब रूपांतरित नहीं हो सकते। उस क्षण गैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उन्हें इस स्थिति से पहले अवगत क्यों नहीं कराया गया? क्या वह उन परिस्थितियों में चीज़ों को अलग ढंग से नहीं कर सकता था जिन्हें उसने पहले ही संभाल लिया था? यदि ऐसा था तो क्या उन्हें उस स्थिति से गुजरना पड़ा जिससे वे गुजरे थे? हालांकि जब गैरी ने इसके बारे में आगे सोचा, तो ऐसी बहुत सी स्थितियां थीं जिनमें उसे खींचा गया था, जहां उसे लड़ना था या मरना था। तो ऐसा नहीं था कि उसके पास इंतजार करने का समय था। ये जानना बहुत ही अजीब बात है। मुझे आश्चर्य है कि वेयरवुल्फ या अल्फा के काटने में ऐसा क्या है जो इसे इस तरह काम करने की अनुमति देता है। क्या यह एक स्थायी बात है? गैरी ने पूछा। जवाब में टॉम ने अपना सिर हिलाया। तो यहीं पर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। धारणा यह है कि जब आप उन्हें काटते हैं तो जो भी प्रक्रिया सामान्यतः तब होती है जब आप किसी को बदल रहे होते हैं, वह परिवर्तित में घटित हो रही होती है।
एकमात्र बात यह है कि यह काम नहीं करता, बल्कि उनके शरीर में परिवर्तित कोशिकाओं से लड़ता है। हालांकि अंत में यह उन्हें मोड़ने में विफल रहता है और परिणाम अस्थायी रूप से उनकी शक्तियों का नुकसान होता है। इसके तुरंत बाद वे मुड़ते नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। हालांकि परीक्षण में उन्हें कुछ और भी पता चला। सही समय पर दूसरा निवाला। जब परिवर्तित की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो ये दूसरी बार काम करने का सही समय होता है। इस मामले में यह अल्फा बाइट की तरह काम करता है और व्यक्ति को बदल देता है। इससे पहले कि आप उत्साहित हों, दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, ये केवल सही समय पर ही किया जा सकता है, और दूसरा, यदि आप उस विंडो को मिस कर देते हैं तो इसका वही प्रभाव नहीं रहेगा। यदि आप किसी परिवर्तित प्राणी को दोबारा काट भी लें तो भी उसकी शक्तियां बनी रहेंगी तथा उसे घुमाया नहीं जा सकेगा, इसलिए आपके पास ऐसा करने का केवल एक ही मौका है। गैरी को आश्चर्य हुआ कि जब टॉम बोल रहा था तो ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह पहले से ही जानता था कि उसके मन में कौन है और वह किससे बात करना चाहता है, और जैसे स्वर्ग ने स्वयं उसकी पुकार का उत्तर दे दिया था। उसके ठीक सामने वह एक सुनहरी पोशाक से अंधा हो गया था। ये चमकदार सोने या चमकीले सफ़ेद रंग की नहीं थी, बल्कि लगभग शैंपेन जैसी सुनहरी पोशाक थी जो नीचे की ओर बह रही थी। अपनी आंखों को ऊपर की ओर देखते हुए गैरी का ध्यान भूरे राख जैसे बालों पर केंद्रित हो गया। तुरंत ही उसने पाया कि उसके कदम इस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे ही दोनों की नज़रें मिलीं, महिला तेजी से दौड़ी और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप काफ़ी स्तब्ध दिख रहे हैं, शिन ने कहा। मैंने सोचा कि अब जब मैं हाउलर्स का आधिकारिक सदस्य हूं तो मैं कुछ अधिक आकर्षक पहनूंगा। वहाँ आपके रंग काले और सुनहरे हैं, है ना? लेकिन मैंने सोचा कि शायद सिर्फ काला रंग थोड़ा उबाऊ होता। ठीक है, लेकिन तुम बिल्कुल भी बोरिंग नहीं हो, गैरी ने कहा और उसकी कोमल, मुलायम त्वचा को छुआ। तमाम लड़ाइयों और प्रशिक्षणों के बावजूद उसकी अंगुलियों के पीछे की त्वचा हमेशा बहुत मुलायम रहती थी। क्या आप नृत्य करना चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग इस पर नाच रहे हैं, शिन ने कहा। जब गैरी ने पीछे देखा तो उसने ये भी देखा कि वेरे और ऑस्टिन मंच पर आ रहे थे और बीच में नाचने लगे। जैसे ही वे दोनों केंद्र में दाखिल हुए, लाल चेहरे वाले गैरी ने कई बार अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। ये दृश्य देखकर टॉम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चीजें ठीक लग रही थीं, आप जानते हैं। ये तो उनकी बहुत प्यारी बात है। उसके कंधे के ऊपर से एक आवाज़ आई। मैं सोच रहा था कि हरा वाला अपनी चेरी कब फोड़ेगा, ऐसा लगता है कि आज वह दिन हो सकता है। हाँ, टॉम जोर से हंसा। वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। वह बस ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लूना कौन है, लेकिन ये कठिन है क्योंकि शिन, वह उसकी तरह नहीं है, लेकिन अब एक मौका हो सकता है। उसका लूना, एक और आवाज़ चिल्लाई। जब टॉम ने अपना सिर घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बकवास से कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो दो उसके बगल में थे वे स्वयं ओलिविया थीं और उसके बगल में मैरी थी, जो सीधे गैरी को देख रही थी। तारांकन 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 तारांकन। MWS और भविष्य के कार्यों पर अपडेट के लिए कृपया नीचे दिए गए मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करना न भूलें। इंस्टाग्राम जक्समंगा, डिस्कॉर्ड discord.gg/जक्समंगा। जब MVS, MWS या किसी अन्य श्रृंखला की खबर सामने आएगी तो आप इसे सबसे पहले वहां देख पाएंगे और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं बहुत व्यस्त नहीं हूं तो मैं जवाब देने की प्रवृत्ति रखता हूं। संपर्क TOS। आप उन्हें प्रत्येक झुंड का राजा और रानी मान सकते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गैरी यह निर्णय ले रहा होगा कि उसकी लूना कौन होगी। रुको, तो ये केवल एक वेयरवुल्फ हो सकता है। इसका मतलब है कि गैरी को मुझसे या आपसे चुनना होगा। मैरी ने अपने हाथ अपने चेहरे की ओर उठाए और वह चमकीला लाल होने लगा, ऊपर से गर्मी भी निकल रही थी। अरे अरे, बस भूल जाओ कि मैंने क्या कहा, टॉम चिल्लाया। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि गैरी किसी को भी बदल सकता है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वह वर्तमान समूह से ही हो, और यह उसकी पत्नी या किसी और चीज़ की तरह नहीं है। यह उसके साथी की तरह है जो उसके साथ गिरोह चलाएगा। जब टॉम ने ये शब्द कहे और दो अन्य लोगों को शांत करने की कोशिश की तो पाक अपनी गहरी सुनने की क्षमता के साथ सब कुछ सुन रहा था। हा, पाक ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर मैं खुद ऐसा कहूं तो गैरी के सामने एक अच्छी समस्या है। गैरी को कोई समस्या है? वह क्या है? यह उसकी लूना पत्नी को चुनने के बारे में है या कुछ और? यह मज़ेदार लगता है। उसकी लूना पत्नी, वह एक पत्नी चुन रहा है और वह मुझसे इसके बारे में पूछ भी नहीं रहा है। जब पाक ने अपना सिर घुमाकर देखा कि उसके पीछे कौन है तो उसे एमी, वाइट और गैरी की माँ माया दिखाई दी। उन सभी ने उसकी बातें सुन ली थीं और यह बात चारों ओर फैल रही थी कि गैरी अपनी होने वाली पत्नी का चयन करेगा। तारांकन 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 की इच्छा थी कि यह क्षण शिन के साथ हमेशा के लिए रहे। वह उसके कोमल आलिंगन का आनंद ले रहा था और वे दोनों एक ओर से दूसरी ओर झूलते हुए संगीत का आनंद लेने के लिए आराम कर रहे थे। फिर भी
गैरी के लिए भाग्य क्रूर था क्योंकि वह अपने कंधे पर थपकी महसूस करने से पहले शांति के कई क्षणों का आनंद भी नहीं ले पाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह सभी लोगों में से काई था। क्या गलत है? गैरी ने शांति से शिन को जाने देते हुए पूछा, जो लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वह जिस स्थिति में थी उसके कारण सो जाने वाली थी। वह भी स्पष्टतः उस क्षण का आनंद ले रही थी। ईमानदारी से कहूं तो ये समझाने के लिए एक अजीब स्थिति है, काई ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है कि आप मेरा अनुसरण करें। ओह, और शिन, इसमें तुम भी शामिल हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी आ जाओ। शिन और गैरी दोनों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि आखिर उन दोनों में क्या मामला शामिल होगा और इतना क्या होगा कि वे उस स्थिति से दूर हो जाएं जिसमें वे थे। पार्टी जारी थी, क्योंकि गैरी का नेतृत्व काई ने कार्यक्रम स्थल से ही किया था। वे कई दोहरे दरवाजों में से एक से बाहर निकले और दालान में चले गए। फिर वह काई के पीछे पीछे गलियारे में चलता रहा। ये किस बारे में है? क्या हम पर हमला हो रहा है? क्या हमें कमरा साफ कर देना चाहिए? गैरी ने कहा, आपका इस तरह चुप रहना स्थिति को सुधारने वाला नहीं है। आप सही हैं, काई ने उत्तर दिया, और यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुझे लगता है कि मेरी सलाह आपकी मदद नहीं करेगी। काई दूसरे दरवाजे के ठीक बाहर रुक गया था। यह एक बड़ा, खाली कमरा था, जो उस कमरे जितना बड़ा नहीं था जिसमें वे थे, जिसका उपयोग साक्षात्कारों के लिए किया जाता था और कभी कभी इसे अस्थायी मेकअप रूम में बदला जा सकता था। जब काई ने एक पल के लिए दरवाजा खोला तो गैरी ने देखा कि उसके चेहरे के किनारे से पसीना बह रहा है। वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। क्या हो रहा है? गैरी ने सोचा। तुरंत काई एक तरफ हट गया और गैरी को अंदर का दृश्य दिखाई देने लगा। कमरे में 4 महिलाएं खड़ी थीं, उनमें से प्रत्येक ने अपनी बाहें मोड़ रखी थीं। कुछ लोग अपने पैर के किनारे थपथपा रहे थे, दूसरों की बाहें झुकी हुई थीं और वे सीधे उसकी ओर देख रहे थे। गैरी के पैर जम गए, उसने अभी तक कमरे में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन वह सोच रहा था कि उसके शरीर की सभी कोशिकाएं, ठीक वैसे ही जैसे जब वह हार्वोर के खिलाफ लड़ा था, उसे क्यों बता रही थीं कि उसे अब बाहर निकलना होगा। मुझे दौड़ना चाहिए, मेरा शरीर मुझे दौड़ने के लिए कह रहा है। अभी वह समय होगा जब कोई सिस्टम खोज सामने आएगी या कुछ ऐसा जो मैं बता सकता हूँ। गैरी के होंठ हिल रहे थे, वह कुछ पूछना चाहता था लेकिन वह रुक गया, ये सोचते हुए कि उसे पूछना चाहिए या नहीं, और अंत में, अपने जीवन में अब तक की सभी बातों की तरह, उसने पूछा, एमी, वाइट, मैरी, ओलिविया, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? तुम सब यहाँ क्यों हो? गैरी ने पूछा। काई, उसे अंदर लाओ, मैरी ने कहा। सही। काई ने जल्दी से गैरी को पीछे से धक्का दिया और फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए। ये सब एक ही सहज गति से हुआ और इससे पहले कि गैरी को पता चलता, वह दूसरों से कुछ मीटर की दूरी पर एक सीट पर बैठ गया। शिन, तुम यहाँ आओ, तुम हमारे पक्ष में हो, एमी चिल्लाए। रुको, क्या हो रहा है? शिन ने पूछा। शिन, एमी ने फिर कहा। शिन को सवाल न पूछने के लिए अपना नाम बताने में केवल दूसरी बार समय लगा, क्योंकि वह दूसरी तरफ चली गई और अब 5 महिलाएं थीं जो सीधे गैरी को घूर रही थीं। हमने टॉम से सुना, हम उससे ये सब हासिल करने में कामयाब रहे, एमी ने कहा, कि आपको अपना लूना भेड़िया चुनना होगा, है ना? हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी सुनी, इसलिए हमने आपके लिए इसे आसान बनाने का निर्णय लिया। हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आपको अपना लूना बनने के लिए हम में से किसी एक को चुनना होगा। आप में से किसी एक को चुनें। रुको, तुम भी, एमी। आप क्यों? गैरी ने कहा, क्योंकि जहाँ वह बैठा था वहाँ से भी उसे तीव्र गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी पीठ से और भी पसीना आने लगा था। दरअसल, अरे, टॉम ने इसे समझाया, लूना वह व्यक्ति है जिस पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। यद्यपि मैं इस समय आपकी तरह नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे बदल सकती हैं, और अपनी बहन के रूप में आप किस पर अधिक भरोसा कर सकती हैं। यदि आप इन सब के बीच निर्णय नहीं ले सकते, तो आप मुझे चुन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सभी आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे लिए आसान? गैरी उसके सिर में चिल्लाया। किस दुनिया में इसे आसान माना जाएगा? क्या वह मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने उसे उस समय पार्क में अकेला छोड़ दिया था, या इसलिए कि मैंने आखिरी आइसक्रीम चुरा ली थी? कौन जानता था कि वह मुझसे इस तरह बदला लेगी? मुझे लगा कि उसे मेरी परवाह है। गैरी, मैरी चिल्लाए, आपको इस बारे में ठीक से सोचना होगा। आप शिन को सिर्फ इसलिए नहीं चुन सकते क्योंकि वह आपकी प्रेमिका है। हालांकि टॉम ने हमें बताया कि यह संभव है, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लूना का मामला और आपकी प्रेमिका कौन है, ये 2 अलग अलग मामले हैं। मुझे लगता है कि शिन भी इस बारे में सहमत होगा, है ना शिन? दरअसल, अरे, हाँ, देखो, वह सहमत भी है, मैरी ने उत्तर देने से पहले ही उसे बीच में रोकते हुए कहा। ऐसे ही, लड़कियां गैरी पर चिल्लाने लगी, इस हद तक कि वह अपने कानों से भी यह नहीं पहचान पा रहा था कि क्या कहा जा रहा है। ये सब उसके दिमाग में शोर बन रहा था। काई, जो पीछे तैनात था, के पास कहने के लिए केवल एक शब्द था।
मुझे खेद है, गैरी, तुम्हें इस सब में डालने के लिए। ठीक है, सब लोग, बस रुको। ओलिविया ने पैर पटकते हुए चिल्लाया। हमने गैरी को बोलते भी नहीं सुना है। उसे बोलने दो, आइए उसकी बात सुने। जब सभी की निगाहें गैरी पर टिकी थीं, तो उसने अपने डर को दबा लिया। मुझे एक चुनना है। तारांकन अध्याय 1152। मैंने एक निर्णय लिया है। गैरी अपने सिर के किनारे को इतनी जोर से खुजला रहा था कि वह अपने सिर के किनारे के बालों के रोम के हिस्से को नष्ट करने में कामयाब हो गया था। सौभाग्य से ये सब ठीक हो गया, इसलिए कोई स्थायी क्षति नहीं हुई, लेकिन इनमें से किसी ने भी उसे वर्तमान स्थिति में मदद नहीं की, क्योंकि यह पूरा मामला उसके लिए बहुत कठिन था। ये बहुत कठिन है, ये बहुत ही कठिन है। गैरी उसके सिर में चिल्लाया। जब भी मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति मेरे लिए अच्छा विकल्प है, तो मेरा सिर दूसरे की ओर मुड़ जाता है, और क्या अब उन्हें मुझे निर्णय लेने के लिए बाध्य करना होगा, जबकि वे सभी मुझे घूर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी पसंद को प्रभावित कर रहा है। अपने सभी संघर्षों के बीच में तभी एक आदमी प्रकट हुआ था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, गैरी, क्योंकि यह मेरा काम है, काई ने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। ये गैरी के लिए कठिन है, देवियों, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आप में से प्रत्येक एक अच्छा कारण बताए कि आपको बाएं से दाएं शुरू करके उसका लूना क्यों बनना चाहिए। यह आपका मौका है, गैरी को आपको चुनने के लिए मनाने का आपका एक मौका। काई ने सबसे पहले लाइन के बिल्कुल बाईं ओर इशारा किया, जहां मैरी खड़ी थी। वह चौंक गई, लेकिन अंततः उसने खुद को सीधा किया और बोलते समय अपना गला साफ किया। अगर हम हाउलर्स और पैक के प्रति वफादारी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबसे अच्छा विकल्प हूँ, मैरी ने कहा। मैं इस सब की शुरुआत से ही काई और गैरी के साथ हूँ। मेरी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है, और चूंकि मैं पहले से ही उनके जैसा हूँ, इसलिए किसी बड़े बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा और अपनी स्थिति पर कायम रहूंगा, लेकिन हमें पैक में लूना होने का लाभ मिलेगा। मैरी की बात सुनते हुए गैरी ने सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से उन सभी में से सबसे आसान विकल्प थी। फिर भी उन्हें अभी भी पता नहीं था कि लूना के लिए पूर्ण लाभ क्या थे, तो क्या वह इस मामले में सबसे अच्छा विकल्प थी। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस पूरी बात से ज़्यादा परेशान नहीं हूं, ओलिविया ने कहा। अगर तुम मुझे लूना बनाना चाहते हो तो बनाओ। मैं वही करूंगा जो आप मुझसे कहेंगे, जैसा मैंने किया है। इस समूह का हिस्सा होने के नाते मैंने पहले से ही जितना सोचा था उससे कहीं अधिक मेरे पास है। बर्नहम फूड स्ट्रीट में मेरे पास जो था उससे कहीं अधिक, इसलिए मैं इससे संतुष्ट हूं। यद्यपि ओलिविया के प्रति गैरी की प्रारंभिक चिंता वफादारी थी, लेकिन उसने अतीत से अपने व्यवहार को काफ़ी हद तक सुधार लिया था और वह हाउलर्स की सच्ची सदस्य बन गई थी। वह अब काले अपराधों में शामिल नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि पुरुषों के प्रति उसके मन में अभी भी कुछ गहरी नफरत थी, लेकिन उसने इसे अपने कर्तव्यों के रास्ते में नहीं आने दिया। अभी गैरी यह भी देख सकता था कि ओलिविया पहले से ही दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी अच्छी थी, जब वे लाइन से बाहर चले जाते थे या चीज़ें अराजक होने लगती थीं। हालांकि लूना बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अगर हम कठिन परिस्थिति में होते, तो क्या मैं सचमुच कह सकता था कि वह सही विकल्प है? क्या उसने भी काई और मेरी इच्छा के विरुद्ध मैरी को नहीं बदल दिया? गैरी ने सोचा। मैं अपनी घोषणा करने जा रही हूँ, एमी ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। अगर हम वफादारी की बात करें तो खून से ज़्यादा मजबूत वफादारी कोई नहीं है। जब हम बच्चे थे तब से मैं गैरी के साथ हूँ। बेशक मैं उसे या आप लोगों को धोखा नहीं दूंगी, और इसके अलावा अगर आप मुझे दूसरों की तरह बदल देंगे तो मैं खुद को बचा सकती हूँ। आपको अब मेरी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। यह बाहर से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन गैरी पहले से ही मन अपना सिर हिला रहा था। एमी को ल्यूपस गिरोह का निशाना बनाया जाएगा, और संभावना है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उनकी नसों में बह रहे खून के कारण वह उस स्थिति में एक और अल्फा भेड़िया भी बन सकती है। वह उसे लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं आपकी चिंताओं को जानता हूँ, वाइट ने नर्म आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हारी लूना बन जाऊं तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। वाइट को ये शब्द कहते हुए सुनकर सभी के चेहरे लाल हो गए। किसी कारणवश जब उसने ये बातें कहीं तो ऐसा लगा जैसे वह कुछ और ही कहना चाह रही थी। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, गैरी। मैंने हमेशा खुद को आपका हिस्सा माना है। मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार और बहन की परवाह करते हैं। यदि मैं आपकी लूना बनूं तो इससे आपकी मानसिक शांति को लाभ होगा, जिससे मैं आपकी बहन की आसानी से रक्षा कर सकूंगा। जब गैरी ने वाइट को बोलते हुए सुना तो उसने ईमानदारी से सोचा कि उसने जो कुछ भी कहा उसमें वह बिल्कुल सही थी। वास्तव में इसमें कोई नकारात्मक पहलू नहीं था, सिवाय इसके कि इसमें और अधिक लोगों को शामिल किया गया। हालांकि गैरी ने पहले ही चीज़ों के बारे में सोच लिया था, क्योंकि उसे अपना नया अल्फ़ाबाइट मिला था और वह जानता था कि वे किसके खिलाफ जाने वाले थे। ये कुछ ऐसा था जिसका उपयोग उसे पैक को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए करना था। अंततः केवल एक ही व्यक्ति बचा, शिन। गैरी, मैं शिन एक पल के लिए रुका।
किसी ने मुझे कुछ भी नहीं समझाया कि लूना आखिर है क्या, और मुझे कोई सुराग भी नहीं है कि क्या हो रहा है। काय और गैरी दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह सच था। शिन को यह भी नहीं पता था कि अगर वह मुड़ गई तो उसके साथ क्या होगा। हाँ शिन, चूंकि तुम एक परिवर्तित व्यक्ति हो, इसलिए हमें और भी बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता है। वहां से गैरी इसमें शामिल हो गया। उन्होंने इस बारे में सभी विवरण बताए कि कैसे शिन अपनी शक्ति खो देगी, कैसे वह अब अल्टर्ड नहीं रहेगी, कि वह उसके जैसी होगी, और गिरोह और पैक के हिस्से में उसे क्या पद लेना पड़ सकता है। गैरी किसी को भी अपना लूना बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था, इसलिए यदि शिन इस अजीब चयन प्रक्रिया का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था तो उसे इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। यदि कुछ भी हो तो यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसका निर्णय बहुत आसान हो जाता। मैं समझ गया, इसका यही मतलब है। मैं समझता हूँ, शिन ने कहा और जमीन पर नीचे देखा जैसे कि वह पूरी बात के बारे में गहराई से सोच रही हो। ये देखकर गैरी को अब यकीन हो गया। ठीक है, मैंने अपना निर्णय ले लिया है, गैरी ने कहा। तारांकन 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 अध्याय 1153। आइए अब शुरू करें। उनकी सभी दलीलें सुनने और अपने दिमाग में सब कुछ तौलने के बाद गैरी ने निर्णय लिया था कि उसे कौन सा विकल्प सबसे अच्छा लगा। मैंने मैरी को अपना लूना चुना, गैरी ने उत्तर दिया। उस क्षण उनमें से प्रत्येक की लगभग पराजित कराह थी, लेकिन वह भारी हवा जिसे सभी महसूस कर सकते थे वह भी गायब हो गई थी। अंततः गैरी के कंधों से बोझ उतर गया। काई ने गैरी की पसंद पर सिर हिलाया क्योंकि वह खुद इसके बारे में सोच रहा था। गैरी को बनाना एक बड़ा निर्णय था और मुझे यकीन है कि आपका हर हिस्सा शिन को अपना लूना बनाना चाहता था। यद्यपि सभी ने कहा है कि यह एक साझेदारी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे नियंत्रण से बाहर कुछ अजीब शक्तियां हैं जो इन रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत की जाती हैं। कौन जानता है कि लूना बनने से वास्तव में किसी व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा शिन की वर्तमान ताकत उसकी परिवर्तित शक्तियों और रूप के साथ बहुत अच्छी है। जब भविष्य में लड़ने की बात आती है तो हमें अपने हमलों में बड़ी विविधता की भी आवश्यकता हो सकती है। यह एक अच्छा विकल्प था। गैरी, तुमने सचमुच मुझे इसके लिए चुना है, क्या तुम सचमुच ऐसा चाहते हो? मैरी ने अपने दोनों हाथों को एक साथ पकड़कर पूछा और उसके चेहरे पर एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान थी। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इंतजार, शिन ने कहा। गैरी, क्या आपने मैरी को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्या यही कारण है? गैरी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से हो सकता था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके समूह के लिए लूना शब्द, उसका वेयरवुल्फ पक्ष उसका एक हिस्सा बन गया था। जब वह पहली बार वेयरवुल्फ बना तो ऐसा लगा जैसे वह लगभग दो जिंदगियां जी रहा है, जिसमें उसे एक हिस्से को दूसरे के ऊपर छिपाना पड़ रहा है। और शिन को अपना लूना बनाना उन दोनों को एक साथ लाना होगा। अब उन्हें ये दोहरा जीवन नहीं जीना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी लूना बनना चाहती हूँ, शिन ने कहा। मुझे खेद है मैरी, मैं आपकी उत्तेजना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता, लेकिन इस स्थिति में यही कारण था कि मैं झिझक रहा था। बड़े होते हुए मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे प्रतिबंधात्मक पिता के कारण मेरे पास नहीं हो सकीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन में केवल दो चीज़ें चाहता हूँ, मेरा भाई जो अब चला गया है, और दूसरा ये तुम हो गैरी। पहले की हमारी बातचीत में आपके साथ रहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है लूना होने के नाते, आप जो बन गए हैं उसका हिस्सा होने के नाते, ये हम दोनों को करीब लाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह कहते हुए कि मैं खुश हूँ, नहीं कि मैं तुम्हारी लूना बनना चाहती हूँ, क्या इससे तुम्हारा विचार बदल जाएगा? इससे पहले कि गैरी को कुछ पता चलता, वह अपनी सीट पर खड़ा हो चुका था। ठीक है शिन, तो कृपया मेरी लूना बन जाओ। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जबकि अन्य लोग सोचने लगे, वे इसके रास्ते में कैसे आ सकते हैं? लूना बनने की कोशिश में वे इतनी खूबसूरत चीज़ के रास्ते में आ जाते। एक व्यक्ति को छोड़कर मैरी खुद को रोक नहीं सकी और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मुझे खेद है, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, मैरी ने कहा जैसे ही उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा और दोहरे दरवाजों से बाहर कमरे से बाहर भाग गई। मैरी, गैरी ने आवाज़ लगाई, लेकिन वह पहले ही जा चुकी थी। बकवास मैंने किया, सचमुच बहुत घटिया बात है ना? मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए था और उससे ठीक से बात करनी चाहिए थी। काई ने उसके कंधे पर कुछ बार थपथपाया। आपने वही किया जो आप करना चाहते थे, अब आप बिना किसी पछतावे के जीवन जी रहे हैं। काई ने कहा, चिंता मत करो, मैं उससे बात करने जाऊंगा, तुम अपनी नई लूना से निपटो। काई ने आंख मारी और दालान से नीचे चला गया। कमरे से बाहर निकलते समय काई ने अपने कानों से सिसकियों की आवाज़ सुनी। उसने कुछ बाएं और दाएं घुमाए जब तक कि अंततः उसने मैरी को ज़मीन पर उसकी बाहों में रोते हुए नहीं पाया। आगे बढ़ते हुए काय अभी भी खड़ा था, दीवार के सहारे झुक गया और एक बड़ी आह भरी। क्यों क्यों, मैरी ने कहा।
इतना दर्द क्यों होता है? क्यों? मुझे पता है कि यह उस पर निर्भर है, मुझे पता है, और मैं उसके लिए खुश हूँ। मुझे पहले से ही पता था वह उसे पसंद करता था, तो फिर इतना दुख क्यों होता है? मैरी, हम दोनों लंबे समय से साथ हैं, काई ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि यह उस बिंदु पर आ गया है जहां मैं आपको आपसे बेहतर समझ सकता हूं। मैं बता सकता था, तुम्हें गैरी पसंद था, तुम्हें वह बहुत पसंद था। ये सामान्य बात है, अपनी सारी भावनाएं बाहर निकाल दें, और जब आपको रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत हो तो फिर बस मुझ पर रो। काई ने अपना हाथ मैरी के सिर के ऊपर रखा और अंततः घुटनों के बल बैठ गया जब तक कि उसका सिर मैरी के सिर के पास नहीं आ गया। मैं हमेशा यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। मैरी ने अपना सिर उठाया और सीधे काई की बाहों में कूद गई। उसने उसे पकड़ लिया और तब तक रोती रही जब तक कि उसके रोने की आवाज़ पूरे दालान में नहीं भर गई। कमरे में वापस आकर गैरी को अभी भी इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि उसने क्या किया था और उसने ये सब कैसे किया। वह बस उस पल में फंस गया था जो कुछ भी हो रहा था और जो चल रहा था। हालांकि उन्हें इस स्थिति से निपटना पड़ा। तो अब हम क्या करें? शिन ने पूछा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इसे यथाशीघ्र करने का प्रयास करें, गैरी ने कहा, क्योंकि टॉम ने जो कहा उसके अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब आप अपनी शक्तियां खो देंगे। फिलहाल हाउलर्स शांतिपूर्ण दौर से गुजरते दिख रहे हैं, लेकिन ये किसी भी समय बदल सकता है। जितनी जल्दी आप अपने नए शरीर को जानेंगे उतनी ही जल्दी हमारे समूह को सभी अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। तभी अन्य लोगों को कमरे में अजीब सा तनाव महसूस हुआ। खैर, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि हम तुम दोनों को छोड़ दें और जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो वह करो, ओलिविया ने कहा। जब सभी लोग चले गए तो कमरे में केवल शिन और गैरी ही थे। तैयार हो? गैरी ने पूछा। तारांकन तारांकन तारांकन। अध्याय 1154। काश वे यहाँ होते। यद्यपि गैरी ने ये शब्द सहजता से कहे, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह स्वयं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इस पूरे मामले में शिन की प्रतिक्रिया ये थी कि उसने अपने बालों को एक तरफ कर लिया और अपनी नंगी गर्दन दिखा दी। आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, कोई खतरा जुड़ा नहीं है, हमारा सुझाव है कि आप जांच कराने के लिए अस्पताल जाएं। बेवकूफ़ प्रणाली, मुझे लगा कि यह इन दिनों बहुत बेहतर हो गई है और फिर यह आगे बढ़ती है और ऐसा करती है, गैरी ने सोचा, लेकिन यह एक बात के बारे में सही था, उसे शांत होने और गहरी सांस लेने की जरूरत थी। मैंने वास्तव में आपको अभी तक सब कुछ नहीं बताया है, गैरी ने कहा। कुछ बातें ऐसी थी जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया, और मैं निर्णय लेने से पहले उन सभी के बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। और भी है, शिन ने अपने बाल पीछे की ओर मोड़ते हुए कहा। सबसे पहले, मुझे तुम्हारी गर्दन पर काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं खून निकालने की कोशिश करने वाला पिशाच नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी बाँह या पैर पर काट सकता हूँ जहाँ ये कम दर्दनाक हो सकता है, गैरी ने उत्तर दिया। इन शब्दों को सुनकर शिन थोड़ा शर्मा भी गया था। दूसरा, काटने की गारंटी। अगर मैं तुम्हें काट लूँ तो इसकी 100% संभावना नहीं है कि यह तुम्हें बदल देगा। मुझे पता है कि आपने मुझे ये पहले ही बता दिया था, शिन ने कहा। गैरी ने अपना सिर हिलाया। मेरा मतलब है, असफलता की 1% संभावना है, और वह 1%, इसका मतलब मौत भी हो सकता है, गैरी ने गटक लिया। शिन ने उसी समय गैरी की आंखों में देखा और फिर जाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। हम दोनों ने कितनी चीजें की हैं जहां 99% सफलता दर की संभावना थी, शिन ने कहा। मेरे विचार से हमने बहुत अधिक काम किए हैं, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है। मैं ठीक हूं, गैरी, ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है। यद्यपि शिन के शब्द आत्मविश्वास से भरे थे, गैरी उतना आत्मविश्वास से भरा नहीं था। एकमात्र बात जो उसे थोड़ा सहज महसूस करा रही थी वह ये थी कि वह एक परिवर्तित व्यक्ति थी। क्या प्रतिशत का मतलब भी वही था अगर गैरी को वैसे भी उसे 2 बार काटने की जरूरत थी। ठीक है, अगर यही सब कुछ है तो यहाँ, शिन ने गैरी का हाथ छोड़ते हुए कहा और फिर अपना हाथ उठाया, लगभग उसे उसके चेहरे पर धकेल दिया। ठीक है, गैरी ने कहा। बस एक आखिरी बात, पूर्णिमा की रात को हम वेयरवुल्फ रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। यह मेरे द्वारा किए गए एक सौदे से संबंधित है, लेकिन यदि यह पूरी बात काम कर गई तो मैं और अधिक विस्तार से बता सकता हूँ। शिन ने सिर हिलाया और फिर इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, और यह गैरी ही था जिसने वही काम करने का फैसला किया था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके दांत बड़े हो गए और उसका चेहरा थोड़ा बदल रहा था। कौशल सक्रिय, अल्फा बाइट। गैरी के दांत शिन की त्वचा में धंस गए और तुरंत ही उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसके पैर की उंगलियों से लेकर बाकी हिस्सों तक झुनझुनी महसूस हो रही थी, और उसे अपने शरीर में एड्रेनालाइन का एक अजीब सा झोंका भी महसूस हो रहा था, जैसे वह लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसा लग रहा था कि काटने से उतना दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि हर जगह अजीब सी भावनाएं महसूस हो रही थीं। आखिरकार गैरी ने जाने दिया और उसकी बांह पर घाव को देखा। कुछ खून तो बढ़ रहा था, लेकिन बहुत कम। उसका बदला हुआ शरीर अभी भी अपना काम कर रहा है।
टॉम ने कहा कि प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं और चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तो बस इतना ही? शिन ने उसकी बांह को देखते हुए पूछा। अभी के लिए बस इतना ही, गैरी ने कहा। मुझे लगता है कि जब आप देखेंगे कि आप अब रूपांतरित नहीं हो सकते तो मुझसे दोबारा संपर्क करें और फिर वहां से मैं ये पता लगाऊंगा कि लूना की यह सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। शिन ने सिर हिलाया और जब तक शिन ने कुछ करने का फैसला नहीं किया तब तक दोनों को नहीं पता था कि अब क्या करना है। उसने एक बार फिर गैरी का हाथ पकड़ लिया। गैरी, धन्यवाद, शिन ने झुकते हुए अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए कहा। उस क्षण गैरी ने लड़ाई नहीं की, उसने जबरदस्ती नहीं की, उसने अपने शरीर को तब तक आगे बढ़ने दिया जब तक उसके होंठ उसके होंठों से चिपक नहीं गए। एक ही दिन में 2 बार ऐसा हुआ जब वह चाहते थे कि यह क्षण हमेशा के लिए बना रहे। अंततः वह वहां से हट गई। हमें एक साथ बिताए समय का आनंद लेना शुरू कर देना चाहिए। आइए अधिक डेट पर जाएं और अपने जीवन का आनंद लें, है ना? शिन ने कहा। ठीक है, गैरी ने उत्तर दिया, उसे नहीं पता था कि और क्या कहना है। वापस अंदर जाओ, आपके नाम पर एक पार्टी है। वे सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। गैरी ने फिर से अपना सिर हिलाया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह दरवाजे से बाहर चला गया। जाते ही शिन ठीक उसी खाली सीट पर बैठ गया जिस पर गैरी पूछताछ के दौरान बैठा था। ये कठिन था। चलो गैरी, एक लड़की की मदद करो, क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? शिन ने खुद से कहा। जब गैरी कमरे में वापस आया तो कई लोगों की निगाहें उस पर थीं, लेकिन घटना अभी भी खत्म होने वाली थी। टॉम के साथ ड्रिंक करते हुए उसने बताया कि क्या हुआ था और टॉम अपनी हंसी नहीं रोक सका। किसने सोचा होगा, स्कूल में मिस्टर अनपॉपुलर, क्लास का जोकर अचानक मिस्टर पॉपुलर बन गया, टॉम ने कहा। हालांकि यह एक अच्छी समस्या है ना? ठीक है, शायद, लेकिन मैरी के साथ जो हुआ उसके बारे में मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, गैरी ने कहा। अरे, तुम हमेशा बुरा महसूस नहीं कर सकते, टॉम ने जवाब दिया। कोई तो निराश होने वाला था और अंततः अब हर कोई वयस्क है। हर किसी का अपना रास्ता होता है। यह उनका अपना जीवन है और आपको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि इस हद तक कि आप जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचा रहे हों। तब आप सिर्फ गधे हैं, लेकिन ये तथ्य कि आप बुरा महसूस करते हैं, ये दर्शाता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। गैरी ने सभी सदस्यों को देखा और उसे आश्चर्य होने लगा। कार्यक्रम में 2 लोग थे जिनके बारे में वह चाहता था कि वे यहाँ हों, उनके बिना ये थोड़ा खाली महसूस हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इनू और ब्लेक के साथ क्या हो रहा था। अध्याय 1155 हाउलर्स के लिए अगला कदम। गैरी ने कार्यक्रम के बाकी हिस्से का आनंद लेना जारी रखा, जिसमें काफ़ी कुछ तमाशा भी शामिल था। एक बैंड आया और कुछ संगीत बजाया, बाद में रात के बाकी समय के लिए डीजे पर स्विच कर दिया और अंततः लोग कार्यक्रम में आने जाने लगे। जाने से पहले लगभग हर एक व्यक्ति गैरी को अलविदा कहने, उसे अपना आशीर्वाद देने और भविष्य में उससे और अधिक मिलने की उम्मीद करने के लिए उसके पास आया था। इसमें डैफ्ने और बाकी लोग भी शामिल थे। अंततः केवल हाउलर्स के मुख्य सदस्य ही वहां बचे थे। ये देखकर कि वे अकेले थे, सभी ने कमरे के बीच में स्थित एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर इकट्ठा होने का निर्णय लिया। जैसे ही गैरी दूसरों के लिए कुछ सीटें खींचने गया, वह मैरी से भी टकरा गया। मुझे खेद है, गैरी ने कहा। ऐसा करने से पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए था। मुझे सचमुच खेद है, आप जानते हैं कि मैं कभी कभी बहुत बड़ा मूर्ख बन सकता हूँ। नहीं नहीं गैरी, कृपया, मैरी ने तुरंत जवाब दिया। ईमानदारी से कहूँ तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ, मैं बस उत्साहित था और फिर भावनाओं की एक लहर ने मुझे अभिभूत कर दिया, आप जानते हैं। मुझे बस हाउलर्स का हिस्सा बनना और आपके करीब रहना बहुत पसंद है, चाहे वह किसी और रूप में हो या एक दोस्त के रूप में। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने जीवन में रखना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं इसमें न रहूं, आप जानते हैं, और यही वह रुख है जिसे मैंने अपनाने का फैसला किया है। मैं हाउलर्स में रहकर बहुत खुश हूं। गैरी के लिए ये कुछ राहत की बात थी, क्योंकि वह सचमुच सोचता था कि जो कुछ हुआ उसके कारण मैरी गिरोह छोड़ सकती है, और यदि वह ऐसा करती है तो वह उसे ऐसा करने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। एक बात पर वह सही थी, वह शुरू से ही वहां थी और उसे न चुनना उसके प्रति अन्याय था। वह आभारी था कि उसने पूरे मामले में ऐसा ही व्यवहार किया। मैरी, अगर कभी मैं किसी चीज़ में मदद कर सकता हूं तो मैं तुम्हारे लिए वहां रहूंगा, ठीक है? अंततः हाउलर्स गिरोह के मुख्य सदस्यों के साथ सीटें भी एकत्रित कर ली गईं। काय, मैरी, ओलिविया, ऑस्टिन, वेरे क्राउली, पार्क, आरिस, शिन, यहाँ तक कि टॉम भी था, जो गिरोह के कारोबार का हिस्सा नहीं था लेकिन उससे जुड़ा हुआ था, और अंत में गैरी भी था। यहाँ सभी को देखकर अच्छा लगा, काय ने गिलास उठाते हुए कहा, और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए और उसके बाद पानी पीने लगे। लेकिन अब जब पार्टी खत्म हो गई है तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम इस बारे में बात करें कि हम सभी के लिए आगे क्या होने वाला है। वहाँ उपस्थित सभी लोग जानते थे कि अब वे वास्तव में क्या हैं।
गैरी और अन्य लोग वास्तव में अल्टर्ड नहीं थे और वे वास्तव में वेयरवुल्फ थे, लेकिन उन्हें ल्यूपस के साथ पूरी घटना और दूसरे अल्टर्ड के साथ अन्य स्थिति के बारे में पता नहीं था। इसलिए काई ने वहीं उन सभी को ये बात समझाने का निर्णय लिया। गैरी के पिता द्वारा बताए गए इतिहास के आधार पर किसी न किसी समय उनके पास ल्यूपस के साथ मुकाबला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आपको लगता है कि हम ल्यूपस गैंग से इतने कमज़ोर हैं? क्राउले ने पूछा। वे भी राजाओं में से एक थे और उन्होंने हार्वोर पर हमला नहीं किया, न ही उन्होंने ब्री पर हमला किया। इसका कोई कारण तो होगा ही। ठीक है, मैं हार्वोर से अधिक शक्तिशाली किसी की कल्पना नहीं कर सकता, पाक ने कहा। इसका एक कारण है, या ऐसा हमें बताया गया है, काई ने उत्तर दिया। आप सभी जानते हैं कि वेयरवुल्व्स मौजूद हैं, इसलिए जब मैं अब पिशाचों के बारे में बात करता हूं तो हंसे नहीं, ठीक है। वेयरवुल्व्स के लिए इससे आगे विस्तार करने का कोई खास मतलब नहीं था। ल्यूपस चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे हमेशा पिशाचों से लड़ते रहे हैं, और यदि वे अन्य राजाओं में से किसी एक से लड़ते हैं तो पिशाचों के लिए हमला करने का ये सही समय होगा। अन्य लोग भी इससे सहमत थे, यही कारण था कि अल्टर्ड ने स्वयं हमला नहीं किया। ऐसी अन्य चीज़ें भी हैं जिनके बारे में मैं चिंतित हूँ। उदाहरण के लिए, पूर्णिमा की रात। क्रॉली और ऑस्टिन, आप लोग हमारे परिवर्तित समूहों का नेतृत्व करते हैं। यदि हम पर कभी हमला होता है तो हमें उस दिन के लिए आप दोनों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि अब हमारे पास चिन्ह नहीं है, काई ने समझाया। परिवर्तित समाधानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मेरा मानना है कि जल्द ही बाजार में कोई और समाधान नहीं आएगा जिससे हम कमज़ोर स्थिति में आ जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करनी होगी। तो अगर हमें अंततः ल्यूपस गैंग से लड़ना है तो हम उनसे क्यों नहीं लड़ते? शिन ने पूछा। मुझे पता है कि यह आपकी शैली नहीं है, गैरी, लेकिन पूर्णिमा की रात से दूर रहना सबसे अच्छा होगा। जब हम इस लूना सामान से लाभ प्राप्त कर लेंगे। काई ने सिर हिलाया क्योंकि उसे सहमत होना था, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था। हमें सावधान रहना होगा। मेरा मानना है कि ल्यूपस की ताकत हमारी सोच से कहीं अधिक हो सकती है, शायद स्वयं राजाओं से भी अधिक। इसके बारे में सोचो, ये वेयरवुल्व्स का एक झुंड है जिसका एक लंबा इतिहास है। जो कुछ भी हम जानते हैं वे सैकड़ों वर्षों से जानते थे। उनके पास उस नींव पर निर्माण करने का समय था। उनके पास एक मजबूत झुंड भी है, और हम जानते हैं कि ताकत हमेशा व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन यह वास्तव में वेयरवुल्व्स के झुंड में होती है, काई ने समझाया। गैरी के पास गति बढ़ाने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए प्रणाली थी, लेकिन कितनी, ये पूछना कठिन सवाल है, और अभी हमारे पास समय है। अल्टर्ड हंटर्स अभी भी पूर्ण शक्ति के हमले में ल्यूपस गैंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे पास दो विकल्प हैं, किसी हमले में अल्टर्ड हंटर्स के साथ शामिल होने का प्रयास करें, या समय का इंतजार करें और सही समय के लिए मजबूत बनें। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, गैरी? काई ने पूछा। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1156 समस्या का उत्तर। जब गैरी से यह प्रश्न पूछा गया तो सबसे पहला विचार उसके मन में आया कि वह कैसे मजबूत बने। वह बहुत आगे बढ़ चुका था, और यद्यपि वह अल्फा बनाम अल्फा की इस लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन अंत में पूरे समूह को इसमें शामिल होना होगा। पहला विचार जो उनके दिमाग में आया था वह पैक की संख्या बढ़ाना था। नए अल्फा बाइट के साथ व्यक्तियों को मोड़ने की बहुत अधिक संभावना थी, और ऐसे बहुत से लोग थे जो मुड़ने और आगामी लड़ाई में भाग लेने में प्रसन्न होंगे। इस प्रणाली ने अब उसे अधिक पैक नियमों की अनुमति दे दी, जिससे उसे पैक पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो गया तथा उसे किसी भी परेशानी पैदा करने वाले वेयरवुल्फ से निपटने के बारे में कम चिंता करनी पड़ी। लेकिन जैसा कि काई ने कहा, क्या संख्याओं का खेल जीतेगा? अल्टर्ड हंटर्स के साथ जुड़ने से उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी, बशर्ते वे पहले से ही उनके साथ जुड़ सकें। फिर एक स्पष्ट योजना थी जिस पर वे पहले से ही काम कर रहे थे, वह ये थी कि जब तक उनके पास लूना नहीं आ जाती तब तक प्रतीक्षा करें और देखें कि इससे गिरोह को क्या लाभ होगा। वे शायद किसी तरह से इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर भी ल्यूपस के पास पहले से ही एक लूना था, तो क्या ये वास्तव में उन्हें अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ बनाने की ताकत देगा? इसके बावजूद गैरी तब तक इंतजार करेगा जब तक शिन आधिकारिक तौर पर लूना नहीं बन जाता। पैक संख्या बढ़ाने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। उन्होंने सिन के साथ युद्ध के दौरान ऐसा किया था। हालांकि मुझे डार्क गिल्ड से एक उपहार मिला था, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ल्यूपस और उसके गिरोह के पास भी इस तरह के कई हथियार हों। गैरी गया और अपनी नई बाली को छुआ। फिर भी एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूं जिससे कम से कम मेरी ताकत बढ़ेगी। क्लास अपग्रेड क्वेस्ट उपलब्ध है, लेकिन खोज को पूरा करना मेरे लिए असंभव होगा। यह शायद ल्यूपस के खिलाफ लड़ने से भी अधिक असंभव है। रिकल और अपने पिता से मदद मांगने के बारे में क्या ख्याल है, ऑस्टिन ने कहा। और यहाँ तक कि सफ़ेद गुलाब भी। अब हमारे उनके साथ अच्छे संबंध हैं, है ना? हार्वोर को हराने के लिए सबसे पहले हम सभी की जरूरत पड़ी। क्या हम ल्यूपस के खिलाफ भी ऐसा नहीं कर सकते? ऑस्टिन ने पूछा।
मुझे ऐसा नहीं लगता, टॉम ने शर्मीलेपन से कहा। रिकल, वह वास्तव में इस प्रकार का व्यक्ति प्रतीत होता है जो इसमें शामिल हो सकता है, केवल तभी जब उसे लगता है कि उसे ऐसा करना आवश्यक है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। हार्वोर के साथ स्वयं भी इसमें बड़ी रुचि दिखाई दी। मैं आपके पिता के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप इसे आजमा सकते हैं। गैरी ने इस बारे में कुछ समय तक सोचा, लेकिन उसने इस पर दृढ़ निर्णय ले लिया था। गैरी ने उत्तर दिया, हालांकि मैं सोचता हूं कि उसे इस सब में शामिल होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह इसमें शामिल हो। उसने इन सब से दूर रहने के लिए बहुत कुछ किया, और वह उसका अपना भाई, मेरा अपना चाचा है। इसमें बहुत सारा इतिहास शामिल है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के निर्णय लेते समय उनका दिमाग स्पष्ट होगा। यद्यपि ल्यूपस तकनीकी रूप से मेरे चाचा हैं, लेकिन मेरे पिता के विपरीत मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, और ईमानदारी से कहूं तो, हालांकि वे मेरे जीवन में नहीं रहे हैं, फिर भी मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहता। माहौल बहुत खराब था और अब ऑस्टिन को यह सुझाव देने में भी कुछ बुरा लग रहा था। लेकिन फिर सफ़ेद गुलाब के बारे में क्या? शिन ने कहा, क्या ल्यूपस को भी खत्म करना उनके हित में नहीं होगा? व्हाइट रोज में अभी भी बहुत सारे मजबूत व्यक्ति हैं। वे बंधे हुए हैं, काई ने उत्तर दिया। अल्टेड के खिलाफ इस भारी हमले में एनआईआरवी के साथ भी ऐसा ही है। वे भी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे देश हर जगह से धन खींच रहे हैं। उनके लिए ल्यूपस गैंग को खत्म करना, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कैसे किया गया था, उन्हें फायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यद्यपि हम अन्य लोगों की तुलना में उनके अधिक निकट हैं, फिर भी आपको याद रखना होगा कि उनका अपना संगठन है, और यदि वे अपनी मर्जी से काम करते तो वे हमें भी तस्वीर से बाहर कर देते। पूरे कमरे में बड़ी आहें थीं, क्योंकि कोई भी अपने दम पर पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। कोई भी कुछ भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि सिर्फ इंतजार करना उनके लिए भी बुरा था। तो वैसे भी दो मुद्दे हैं, है ना? गैरी ने कहा। एक तो ये कि क्या अल्टेड हंटर्स हमारे साथ काम भी करेंगे या नहीं। जहां तक दूसरे मुद्दे की बात है, तो वह है ल्यूपस गैंग की ताकत जानना। तो फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम परिवर्तित शिकारियों से संपर्क कर सकें? या क्या हम इनू और ब्लेक से संपर्क नहीं कर सकते? काई ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने तुरंत खुद को रोक लिया। मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वे बाकी शिकारियों के साथ लड़ते हुए काफ़ी व्यस्त हैं, काई ने अंततः कहा। लेकिन अगर हम कर सकें, तो उन्हें हमें ल्यूपस गिरोह की ताकत का अंदाजा देने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर यह सरल है ना? आइस ने पहली बार बात की। खंडहर शहर की ओर चलें। ये किसी भी अन्य शहर की तरह ही एक शहर है ना? वहाँ नागरिक हैं, खुले स्थानों पर ज़्यादा लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप अंदर जाकर अपने दोस्तों से मिलने का कोई रास्ता ढूंढ सकेंगे। अब जब समाधान सामने आ गया तो ये काफ़ी आसान लग रहा था। दुश्मन के इलाके में घुसना, ये बहुत खतरनाक लगता है, मैरी ने कहा। ठीक है, और हम एक दूसरे को सूंघ भी सकते हैं, गैरी ने उत्तर दिया। हम बता सकते हैं कि हम एक अलग समूह से हैं। तो ऑस्टिन और आइस शायद केवल दो ही जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि वे अकेले जाएं, मैं खुद भी ल्यूपस देखना चाहता हूं। ओह, अगर बात गंध की है तो शायद मैं कुछ कर सकता हूं, टॉम ने शर्म से अपना हाथ उठाते हुए कहा। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1157 परिवर्तित शिकारी बनाम ल्यूपस। रूइन सिटी पहले की तुलना में काफ़ी बदल गई है, तथा इसने एक ऐसी जीवनशैली विकसित कर ली है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हरियाली फैली हुई है। साइकिल पथ और कभी कभार शहर से होकर गुजरने वाली अजीब ट्रेन। एक विशेष प्रकार के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का यूटोपिया। एक बड़े बगीचे जैसे वन क्षेत्र में, जहां हरियाली के बीच से कई रास्ते गुजरते थे। पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ी कॉफ़ी शॉप थी। इसमें एक बालकनी थी जहां से शहर का एक हिस्सा दिखाई देता था, साथ ही एक छोटा झरना भी था जिसके पास एक झील थी। लकड़ी के रास्ते कॉफ़ी शॉप तक पहुंचते ही पानी पर चलने की अनुमति देते थे। यह एक लोकप्रिय स्थान था क्योंकि बच्चे सामने खेलते थे और माता पिता बाहर या अंदर बैठकर आराम कर सकते थे। एक व्यक्ति, एनू, प्रतिष्ठान के बालकनी वाले हिस्से में बैठा था और बाहर देख रहा था, दृश्य के साथ साथ अपने कप कॉफ़ी का आनंद ले रहा था। वह कई स्थानों को ध्यान से देख रहा था। इस तरह के वनस्पति उद्यान बहुत हैं, एनू ने सोचा। क्या ये कुल 6 है, इससे पहले कि हम मुख्य चट्टान तक पहुंचें और महल में प्रवेश करें? ये सब जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन रहा है। आप वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना पसंद करते हैं जिसने अचानक ये नौकरी लेने का फैसला किया, ब्लेक ने कहा जब वह उसके पास बैठा और कॉफ़ी का आनंद लिया। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह आसान होगा। ठीक है, इनू ने उत्तर दिया। वे जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक संगठित हैं और उनके पास वे हैं, वे उन्हें क्या कहते हैं, आयरन वैंग्स। ठीक है, ब्लेक ने उत्तर दिया। अब तक उनके समूह के साथ हमारी यहाँ वहाँ कई बार झड़पें हो चुकी हैं। क्षेत्रों में उनसे लड़ना,
हमारे पास वास्तव में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, लेकिन हमें पता चला कि इन बॉटनिकल गार्डन से उनके पास ये आयनफेंग नेता हैं। उनमें से प्रत्येक अपने अपने समूह का नेतृत्व कर रहा है। हम 2 वनस्पति उद्यानों पर कब्जा करने और आयनफेंग के 2 नेताओं को हराने में कामयाब रहे, लेकिन अभी 6 और लोगों को जाना बाकी है, और वे महल में ही हैं। यह एक कठिन काम होने वाला है। ब्लेक ने आह भरी। फिलहाल उन दोनों के लिए दिन का समय था। अल्टर्ड हंटर्स ने हर दिन हमला नहीं किया, कम से कम सभी ने नहीं, और उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की पूरी कोशिश की। इसलिए वे शहर में घुसपैठ जारी रख सकते थे और अचानक हमला कर सकते थे। हालांकि ल्यूपस गिरोह के पास अल्टर्ड हंटर्स को सूंघने के अपने तरीके थे, इसलिए ऐसे समय में भी जब उन्हें लगा कि चीजें शांतिपूर्ण हैं, उन्हें लगा कि उन पर हमला किया जा सकता है। हालांकि चूंकि वे पहले ही उस क्षेत्र पर कुछ हद तक कब्जा करने में कामयाब हो चुके थे जहां वे वर्तमान में थे, इसलिए उन दोनों के लिए कुछ मानसिक शांति थी। जैसे जैसे वे बातचीत करते गए, अंततः उनकी बातचीत एक विशेष हरे बालों वाले व्यक्ति के बारे में होने लगी। गैरी ने निश्चित रूप से उस लड़ाई में अद्भुत प्रदर्शन किया। ठीक है, कम से कम हम स्क्रीन पर जो देख सकते थे उससे तो ऐसा ही लगता है, इनु ने टिप्पणी की। फुटेज हर जगह चलाया गया था, समाचार दूर दूर तक फैल गया था, और हालांकि इनु और ब्लेक दोनों के पास अब अपने मोबाइल उपकरणों तक पहुंच नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वे शहर में रहते हुए अन्य तरीकों से जो कुछ हुआ था उसके बारे में हर विवरण प्राप्त करने में सक्षम थे। ठीक है, ये कल्पना करना कठिन है कि हम दोनों एक ही स्कूल में एक साथ गए थे, और अब देखिए कि हमारे रास्ते हमें कहाँ ले आए हैं, ब्लेक ने उत्तर दिया। मुझे पता है कि आपने वापस जाने की योजना बनाई थी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपको थोड़ा उदास महसूस हुआ होगा कि आप उनकी मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं हो सके। इनु ने अपना पेय उठाया और उसे एक ही बार में पी लिया, जैसे कि वह किसी प्रकार का मादक पेय हो, हालांकि वह सिर्फ कॉफी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि वे कितना अच्छा कर सकते हैं, और मुझे दुखद समाचार पर वापस आना पसंद नहीं आएगा अगर वे मेरे न रहते हुए सफल नहीं हुए। मैं जानता हूं कि अब हम जो कर रहे हैं उससे उन्हें किसी न किसी तरह से मदद मिल रही है, और मैं हर उस चीज़ पर ध्यान दे रहा हूं जो हमें मिल सकती है। इसके अलावा मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूं उसे आधा अधूरा भी नहीं कर सकता, अन्यथा लोग भी मर जाएंगे, इनु ने कहा। ठीक कहा, युवा। एक वृद्ध सज्जन आए और अन्य 2 लोगों के साथ बैठ गए। हम सभी का जीवन इसके बाहर भी है, लेकिन जब हम मिशन पर होते हैं और यह मिशन इतना बड़ा होता है तो हमें कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम सभी का जीवन खतरे में पड़ जाता है और हम अपने नियमित जीवन में वापस नहीं जा सकते। जिस व्यक्ति के चेहरे का अधिकांश भाग काली दाढ़ी से ढका हुआ था वह रोमन था, एक 5 सितारा अल्टर्ड हंटर जो अब तक ब्लेक और इनु के साथ मिलकर काम कर रहा था। वे पहले ही एक साथ कई मुठभेड़ों से गुजर चुके थे और वे मुठभेड़ें सिर्फ रूइन सिटी से ही संबंधित नहीं थीं। मेरे पास हमारे आदेश हैं, हम आज रात आगे बढ़ेंगे, रोमन ने कहा। हमारा समूह पूर्वी बॉटनिकल गार्डन की ओर जाएगा। हम आधी रात को शॉपिंग मॉल 21 में 3 अन्य दस्तों से मिलेंगे और वहीं से हमला करेंगे। 3 अन्य दस्ते, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, ब्लेक ने कहा। मुझे लगता है इस बार हमें आयनफेंग नेता को बाहर निकालना है। सही, रोमन ने उत्तर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ हम ही नहीं हैं जो कदम उठा रहे हैं। ओजाकास भी आगे बढ़ेगा और पश्चिम की ओर गार्डन की ओर बढ़ेगा। इनु ने ब्लेक की ओर देखा क्योंकि बताया गया नाम एक अन्य 5 सितारा शिकारी का था, वह ब्लेक का पिता था। अब वह प्रशिक्षु नहीं रहे। ब्लेक और उनके पिता को मिशनों पर एक साथ रखना मुश्किल था, लेकिन सब कुछ कितना खतरनाक था ये देखकर इनु को पता चल गया कि ब्लेक बहुत चिंतित थे। आज यह एक बड़ा आंदोलन है और ज़्यादा चिंता मत करो ब्लेक, तुम्हारे पिता एडवर्ड के साथ आगे बढ़ेंगे। आज लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, ये निश्चित है। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1158 हमला भाग 1। ब्लेक और इनु आसमान गिरने का इंतजार कर रहे थे। वे दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। समय के आधार पर उनकी मुलाकात होने में अभी 1 घंटा बाकी था। वे दोनों एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की छत पर थे। भंडारण कक्ष के दरवाजे से अंदर जाने पर वहां एक बड़ा चौकोर टोकरा था। यह कोई सामान्य टोकरा नहीं था, इसका बाहरी हिस्सा मोटी धातु से मजबूत किया गया था, और यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी चीज को खोलने की कोशिश करे तो यह असंभव होगा। आगे बढ़ते हुए ब्लेक ने अपनी शर्ट की आस्तीन उठाई, जिससे नीचे एक प्रकार का ब्रेस दिखाई दिया जो उसकी बांह के आधे हिस्से को ढकता था। जैसे ही उसने उसे टोकरे पर थपथपाया, संपीड़ित हवा की आवाज सुनाई दी और ढक्कन ऊपर उठ गया। क्या आप इस पर गौर करेंगे, वे हमारे लिए आए, ब्लेक ने कहा। टोकरे के अंदर ठीक ऊपर 2 मुखौटों के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी देखी जा सकती थीं, जैसे कि वह सूट जो वे पहनते थे और जिसे कुछ स्थानों पर चढ़ाया जाता था। ऊपरी परत को हटाते हुए उन्होंने देखा कि नीचे कई और चीजें थीं। सब कुछ ले लो, हमें इसकी आवश्यकता होगी, रोमन ने टिप्पणी की क्योंकि वह पहले से ही अपनी अल्टर्ड हंटर वर्दी पहने हुए था।
अजीब पोशाक में सिर से पैर तक ढके हुए, उनका एकमात्र हिस्सा जो खुला था वह उनका कंधा था, जहां उन्होंने प्रदर्शन पर 5 सितारों का टैटू बनवाया था। उसकी पीठ पर त्रिशूल जैसा कुछ था, 3 नुकीले सिरे जो हरे रंग के थे। वाह, आप दोनों लड़के अच्छे लग रहे हैं और बदलाव के लिए आपको कुछ अलग करते हुए देखना अच्छा लग रहा है, रोमन ने टिप्पणी की। इनु अपने हाथ में 2 कुल्हाड़ियां पकड़े हुए था, उनमें से एक का आधार लाल था, जो डैमियन की कुल्हाड़ी थी, जबकि दूसरी पर एक अजीब काला और सफ़ेद पैटर्न था। हैंडल स्वयं गहरे लोहे से बना था, जबकि सबसे ऊपर का ब्लेड वाला हिस्सा धातु का नहीं था, बल्कि हाथीदांत जैसा रंग का था। ये वास्तव में हल्का है, इनु ने कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा और फिर उसे पलट दिया और हैंडल को फिर से पकड़ लिया। जब से आप विशेष श्रेणी में थे तब से आप लोगों को 5 सितारा शिकारी गियर दिया गया है। शीर्ष श्रेणी के मास्क, ये सूट अल्टिड के प्रभाव को काफ़ी हद तक झेल सकता है तथा काफ़ी हद तक प्रभाव को अवशोषित भी कर सकता है। यह एक पुराने जानवर के विशेष फाइबर से तैयार किया गया है, जाहिरा तौर पर यही कारण है कि हमारे पास उनमें से इतने सारे नहीं हैं, रोमन ने उत्तर दिया। इससे पता चलता है कि एडवर्ड आप दोनों पर कितना भरोसा कर रहा है और आपको उसे ये दिखाने की ज़रूरत है कि वह आप पर भरोसा करके गलत नहीं था। ब्लेक ने सावधानीपूर्वक अपनी 2 लाल तलवारों को अपने बगल में उन म्यान में रखा जो उसके पैरों से लटक रहे थे। ऐसा करने में सक्षम होने के बावजूद उसने हथियार नहीं बदले। लाल ब्लेड वाली तलवारों में कुछ ऐसा था जो उसे लगा कि उसके लिए सही है। उनमें शक्ति थी, इसलिए उसने उन्हें बनाए रखा। जहां तक इनु का प्रश्न है, उसने फीनिक्स गैंग के विरुद्ध लड़ाई में अपनी एक कुल्हाड़ी खो दी थी, सिन ने उसे पिघला दिया था। इसलिए उसे इसे बदलने के लिए कुछ चाहिए था और कुल्हाड़ियों में से एक उसका वर्तमान इनाम था। मैं अभी भी क्यूई को दूसरी कुल्हाड़ी की तरह इस हथियार में रख सकता हूँ। शक्ति मेरे अंदर भी वापस आ रही है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक जानवर का हथियार है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये चीज़ और कुछ कर सकती है। अभी तो इनु अपनी टेलीकिनेसिस शक्तियों से भी इसका परीक्षण करना चाहता था, लेकिन उसने रोमन के सामने ऐसा नहीं किया। रोमन को अभी भी इनु की पूरी क्षमताओं का पता नहीं था। तुम लड़के अलग दिखते हो, रोमन ने कहा। आप जानते हैं, जब मैंने सुना कि एडवर्ड ने आपको इन सब के बीच में जाने की विशेष अनुमति दी है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वह आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अब आपको देखकर मुझे इसका कारण पता चल सकता है, लेकिन आपने अभी भी खुद को साबित नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें। रोमन ने दौड़ते हुए बढ़त बना ली और फिर एक छत से छलांग लगाकर दूसरी छत पर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही लुढ़क गया। यह एक सामान्य व्यक्ति की छलांग नहीं थी जब तक कि उन्हें या तो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों से शक्तियां नहीं मिल रही थीं, या वे परिवर्तित नहीं थे, या किसी तरह से क्यूई का उपयोग करना नहीं जानते थे। रोमन ने एक क्षण के लिए पीछे देखा, लेकिन उसने देखा कि इनु और ब्लेक दोनों उसके पीछे तेजी से कूद रहे थे, 10 मीटर का अंतर पार कर छत पर उतर रहे थे। उसके विपरीत, वे रोल भी नहीं करते थे। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, रोमन ने टिप्पणी की। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, इनु ने उत्तर दिया। रोमन ने अपना मुखौटा थपथपाते हुए एक चुटीला हाथ हिलाया और शहर में घूमना जारी रखा। उन्हें नहीं पता था कि वे कब अल्टिड से भिड़ेंगे, या पूरी तरह से अल्टिड से नहीं, जिसके खिलाफ वे जा रहे थे। आगे जाकर उसे बॉटनिकल गार्डन के बगल में बड़ा शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा था। इसके शीर्ष का आकार एक बड़े फूल जैसा था। बॉटनिकल गार्डन एक गुंबद और एक विशाल कांच से ढका हुआ था, जिससे यह बाहर से एक विशाल अखाड़े जैसा दिखता था, लेकिन वे अंदर इमारतों और हरियाली से भरे 4 अखाड़ों के आकार के थे। यही उनका अंतिम लक्ष्य था जिस पर उन्हें आज जाना था, और कौन जानता था कि उनके दुश्मन अंदर कितने मजबूत होंगे। एडवर्ड ने मुझे सख्त आदेश दिए। शॉपिंग मॉल में ही एक और विशेष टोकरा बचा हुआ था। यदि अंदर जो कुछ था उसे ब्लेक को सौंपना बहुत कठिन हो गया, रोमन ने अपने पीछे देखते हुए सोचा। तलवार चलाने में उनकी कुशलता बेजोड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तथा कठिन परिस्थितियों में भी उनमें गहरी समझ है। लड़ाई में उसे कमजोर होना चाहिए था, लेकिन उसकी तलवारबाजी ने उसे शीर्ष पर पहुंचा दिया है। लेकिन उस टोकरे में अगर वह तलवार है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वह पागल हो गया है। एडवर्ड को ऐसा क्यों लगता है कि ब्लेक कुछ अलग होगा, या हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमें जो कुछ भी कर सकते हैं उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। रोमन विचार। तारांकन 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 अध्याय 1159 हमला भाग 2। वे तीनों आगे शॉपिंग मॉल की छत देख सकते थे। छत से शॉपिंग मॉल तक की दूरी इतनी अधिक थी कि वे इसे पार नहीं कर सके, इसलिए उन्हें सावधानी से नीचे उतरना पड़ा और दूसरों की नज़र में आए बिना सड़क पार करनी पड़ी। दिन के इस समय बाहर बहुत अधिक लोग नहीं थे, और शॉपिंग मॉल के पास तो बिल्कुल भी नहीं, जहां सब कुछ बंद था। शॉपिंग मॉल के साथ साथ वनस्पति उद्यान को भी पर्यटक आकर्षण के रूप में देखा गया तथा इसका निर्माण रूइन सिटी के व्यापारिक जिले में किया गया। इसलिए जैसे ही उनका दिन खत्म हुआ और ये जगहें बंद हो गईं, वे व्यवहारिक रूप से एक भूतिया शहर बन गए जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था।
शॉपिंग मॉल के किनारे किनारे चढ़ते हुए वे तब तक चढ़ते रहे जब तक कि वे मध्य बिंदु पर नहीं पहुंच गए, जो एक बाहरी रास्ता था जिसका उपयोग आपातकालीन अग्नि निकास के रूप में किया जाना था। उसके चारों ओर घूमते हुए एक दरवाज़ा था। रोमन की ताकत से एक तेज धक्का देने पर ताला आसानी से टूट गया और बाकी लोग अंदर घुस गए। मास्क की मदद से वे अंदर बहुत अंधेरा होने के बावजूद देख पा रहे थे, जिससे वे शॉपिंग मॉल में अपना रास्ता बना पा रहे थे। अभी हम तीसरी मंजिल पर हैं। हमें मेक योर ओन बियर शॉप के सामने दूसरी मंजिल पर टीम से मिलना है, रोमन फुसफुसाया। मैंने सोचा था कि हमें छत पर मिलना चाहिए और अन्य दस्तों के साथ बगीचे में जाना चाहिए। ब्लेक ने पूछा। योजना में परिवर्तन। क्षेत्र का निरीक्षण करते समय हमें पता चला कि वहाँ एक अंडरपास है जो शॉपिंग मॉल को बॉटनिकल गार्डन से जोड़ता है। इसका प्रयोग कर्मचारियों के लिए किया जाता है, आम जनता के लिए नहीं। हम कल्पना करते हैं कि या तो ल्यूपस गैंग इस क्षेत्र का उपयोग अपने लिए करेगा या फिर उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा। जब शॉपिंग मॉल पूरी तरह खाली था तब सभी दुकानों के पास से गुजरते हुए यह इनू के लिए एक बच्चे के सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने इस तरह की चीज़ें टीवी शो और ऑनलाइन वीडियो में देखी थीं। वह सोच रहा था कि यदि सर्वनाश शुरू हो जाए और उसके पास केवल शॉपिंग मॉल ही सुरक्षित स्थान हो तो वह अपना बचाव कैसे करेगा। सोचने पर पता चला कि बगीचों में भी यही स्थिति हो सकती है। इनू ने घबराते हुए सोचा कि वह अपनी पीठ से हथियार छीनना चाहता है। आगे जब वे फर्श पर चल रहे थे तो उन्हें बिल्ड ए बेयर दुकान का चिन्ह दिखाई दिया। वे करीब चले गए लेकिन कुछ नोटिस किया। रुको, रोमन ने अपना मुखौटा थपथपाते हुए कहा। इसने डिजिटल फ़ोन की तरह दुकान के दृश्य को बढ़ाया और जूम किया। ज़मीन पर उसे कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। दुकान के सामने की पूरी दुकान टूट गई थी। अन्य दस्ते कहाँ हैं? इनू ने पूछा। क्या हम यहाँ पहले हैं? क्या आप नहीं बता सकते? कुछ गड़बड़ है, ब्लेक ने कहा और अपनी दोनों तलवारें अपनी बगल में खींच लीं और झुक गया। वे तीनों धीरे धीरे घटनास्थल की ओर बढ़ने लगे और जब वे काफ़ी करीब पहुंचे तो उन्हें जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। वे दुकान में गए जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। कपास और ऊन, भालू की आंखों के कुछ हिस्से हर जगह फटे हुए थे और इसके अलावा दुकान के अंदर की अलमारियों और अन्य चीज़ों को भी नष्ट कर दिया गया था। दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे और भी बहुत कुछ। क्या ये खून अन्य दस्तों का है? इनू ने पूछा। शर्लिक, कोई भी इसका पता लगा सकता था, ब्लेक ने उत्तर दिया। असली सवाल यह है कि उनके शरीर कहाँ हैं और जिन्होंने ऐसा किया वे कहाँ हैं? पीछे से, रोमन चिल्लाया। जैसे ही दोनों मुड़े, उन्होंने देखा कि एक बड़ा काले बालों वाला प्राणी अपनी चमकती नीली आंखों से उनकी ओर छलांग लगा रहा है। रोमन ने अपने भाले से उसे आगे की ओर घुमाया, जिससे प्राणी के पेट के मध्य में चोट लगी और वह छेद गया। जानवर अपनी बाहें फैलाए हुए अभी भी रोमन पर पंजे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी से ये देखकर ब्लेक अपनी स्थिति से कूद गया और अपनी दोनों तलवारों को सीधे वेयरवुल्फ की गर्दन में घोंप दिया, जिससे उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। उसने जल्दी से उसे बाहर निकाला और रोमन जिस त्रिशूल का उपयोग कर रहा था उसने शरीर को जमीन पर घुमाया। ब्लेक उस प्राणी को देख रहा था जिसे उन दोनों ने अभी अभी मारा था। ये दिन की तरह स्पष्ट था, यह एक वेयरवुल्फ था। वे कुछ समय से उनसे लड़ रहे थे, उनमें से कई विभिन्न शक्तियों के थे। ये हम पर ऐसे ही आया, ये लगभग आत्मघाती हमले जैसा था। यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इसका अंत अच्छा होगा। यद्यपि यह आसान लग रहा था, लेकिन इसका एक कारण रोमन की अतिरिक्त ताकत और विशेष भाले का प्रभाव भी था। अंत घूम सकता है और लगभग किसी भी चीज़ को चीर सकता है। एक वेयरवुल्फ की खाल आमतौर पर बेहद सख्त होती थी और अगर रोमन इसे चिपकाने में सक्षम नहीं होता जैसा कि उसने किया था, तो ब्लेक भी आसानी से इस पर हमला करने में सक्षम नहीं होता। हेलो दोस्तों, क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ? इनू ने घूंट भरते हुए पूछा। मास्क पर लगभग हर स्थान से गर्मी के संकेत दिखाई दे रहे थे। वे दूसरी दुकानों से बाहर आ रहे थे। वे अन्य मंजिलों के ऊपर से रेंग रहे थे और नीचे की मंजिलों से भी वे उन्हें घूर रहे थे। वे मकड़ियों की तरह दीवारों से लटके हुए थे, उनके दांत खुले हुए थे, उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके उस्तरे जैसे तीखे दांतों से लार टपक रही थी। धिक्कार है, धिक्कार है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा सर्वनाशकारी परिदृश्य सच हो जाएगा, और वह भी वेयरवुल्फ के साथ। इनू चिल्लाया, यह ज़ॉम्बी से 10 गुना डरावना है, मुझे किसी भी दिन ज़ॉम्बी ला कर दो। उनमें से बहुत सारे हैं, रोमन ने कहा। हमें यह मानना होगा कि अन्य दस्ते मर चुके हैं। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हम 3 हैं। हम 3 बनाम इतने सारे, उनमें से कम 50 होने चाहिए। इनू चिल्लाया। छठी मंजिल पर जाओ, हमें वहां पहुंचना है, वहां कुछ ऐसा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। रोमन चिल्लाया। छठी मंजिल तक क्या हम पहुंच पाएंगे? ब्लेक ने कहा। तारांकन 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 तारांकन। अध्याय 1160। एक साथ काम करें, शिकारी बदलें। सभी परिवर्तित दस्तों में से जिन्हें इकट्ठा होना था, रोमन के दस्ते को सबसे छोटा माना जाता था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके इस बिंदु पर पहुंचने से पहले ही कुछ घटित हो चुका था। मूलतः ब्लेक और इनू रोमन की टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन लूपस गैंग के खिलाफ कठिन लड़ाई में कई सदस्य हार गए और वह अकेला बचा। यही कारण था कि दोनों उसके साथ जुड़ गए थे। इसी प्रकार उन्हें आज यहाँ अन्य दस्तों से भी मिलना था, और यदि वे मिलते तो वे 15 सदस्यों की एक मजबूत टीम होती, जो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे लड़ने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकती थी। अब हालांकि केवल 3 ही थे और वे अल्टेड के एक समूह से घिरे नहीं थे, वे भयंकर और तेज भूखे वेयरवुल्व्स के एक झुंड से घिरे हुए थे। हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, रोमन चिल्लाया जब उसने अपनी छाती से एक छोटी गोलाकार वस्तु निकाली और उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। इसमें विस्फोट हो गया, जिससे उन तीनों के चारों ओर धुएं का पर्दा बन गया। अपने मुखौटों के साथ वे ठीक से देख सकते थे, और ब्लेक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तलवार अपने पास रखकर आगे दौड़ना शुरू किया। यह नहीं चलेगा, यह शापित स्मोक स्क्रीन नहीं चलेगा, ब्लेक ने कहा। वेयरवुल्फ इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी गंध की शक्ति का उपयोग करेंगे। जैसा कि ब्लेक को उम्मीद थी, अपने विशेष मुखौटे के माध्यम से वह वेयरवुल्व्स में से एक को सीधे उनकी ओर कूदते हुए देख सकता था। उसने अपनी तलवार उठाई और उनके भारी पंजों से टकराया। जैसे ही उसे थोड़ा पीछे ले जाया गया, उसकी मांसपेशियां उभर आईं और वह अपने पंजों को एक ओर मोड़ने के लिए अपनी भुजाओं को घुमाने में सक्षम हो गया। उसने तेजी से अपने हाथ से 3 बार धक्का देकर वेयरवुल्फ की पीठ पर प्रहार किया, जिससे शरीर में बिजली फैल गई और वे भागते रहे। वे तीनों धुएं से बाहर निकल चुके थे और वे देख सकते थे कि तेज वेयरवुल्फ उनकी पूंछ पर थे। अरे, ये तो बेकार था, रोमन चिल्लाया। हालांकि वे कुछ समय से वेयरवुल्फ से लड़ रहे थे, ये पहली बार था जब रोमन इस तरह की स्थिति में एक झुंड से निपट रहा था और बैकफुट पर था। वह उम्मीद कर रहा था कि स्मोक स्क्रीन कम से कम उनकी थोड़ी मदद करेगी। ब्लेक के आगे दौड़ने के साथ ही एक अन्य वेयरवुल्फ अपने पंजे तैयार करके उसकी ओर से कूद गया। ब्लेक ने वेयरवुल्फ को अपने शरीर के ऊपर उठाने के लिए अपने ऊपर की तलवारों को घुमाया और उसे सीधे एक दुकान के शीशे में फेंक दिया। हालांकि तुरंत ही वेयरवुल्फ वापस उठ खड़ा हुआ और ब्लेक पर छलांग लगा दी। ये तलवारों बनाम पंजों की झड़प थी, क्योंकि दोनों के बीच त्वरित झड़प हो रही थी, लेकिन स्थिति अभी भी खराब हो रही थी क्योंकि एक और उसके ठीक पीछे था। ब्लेक अपनी आंख के कोने से ये देख सकता था, एक और पंजे वाला जानवर सीधे उसकी ओर आ रहा था। क्या मुझे चोट लगेगी? उन्होंने कहा कि यह कवच मजबूत है ना? हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि अभी इस चीज का परीक्षण करने का ये सही समय है। उसकी आंख के कोने से एक उड़ती हुई वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी, जिसका रंग लाल था। वेयरवुल्फ स्वयं भी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यह वेयरवुल्फ के पेट में गहराई तक समा गया था। इनू चिल्लाया और आगे बढ़ा तथा वेयरवुल्फ के पेट से अपनी कुल्हाड़ी निकाली। कुछ ही क्षण पहले उसने इसे फेंक दिया था, जिससे इसकी क्यूई सक्रिय हो गई थी, जिससे हथियार गहरी खाल को भेद सकता था। जैसे ही इनू ने हथियार निकाला, उसने अपना शरीर घुमाया और वेयरवुल्फ के चेहरे पर लात मार दी। इसके तुरंत बाद वह उछल पड़ा और वेयरवुल्फ के चेहरे पर घुटना मार दिया। वे सभी भारी प्रहार थे, वे सभी क्यूई की शक्ति से भरे हुए थे जो उन्हें सिखाई गई थी। वेयरवुल्फ का सिर नीचे गिर गया और तेजी से उसके कंधों के ऊपर चढ़ते हुए इनू ने वेयरवुल्फ के शरीर से लात मारी। वह दूर से एक और को दाहिनी ओर से अपनी ओर आते हुए देख सकता था। अपने हाथ में सफ़ेद कुल्हाड़ी लेकर उसने उसे कमरे में फेंक दिया और वह वेयरवुल्फ की छाती में जा लगी, जिससे वह अपने रास्ते में ही रुक गया और फर्श पर गिर गया। इसके बाद कुल्हाड़ी अपने आप चलने लगी, शरीर से बाहर निकली और वापस आकर इनू के हाथों में आ गई। जैसे ही यह इनू के हाथों में वापस आया, उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। ये कुल्हाड़ी, ये सचमुच विशेष होगी। क्या मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी ऊर्जा वापस लौट रही है? क्या इसने वेयरवुल्फ की ऊर्जा को खत्म कर दिया? यदि ऐसा है तो मैं इस चीज़ के साथ अपने क्यूई का उपयोग जारी रख सकता हूँ। मैं अब पहले की तरह सीमित नहीं हूँ, इनू ने सोचा। मैंने सोचा था कि आप अपनी शापित शक्तियों को हमेशा के लिए गुप्त रखेंगे, ब्लेक ने टिप्पणी की। जीवन या मृत्यु की स्थिति में यह मेरे लिए बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। चलो आगे बढ़ते रहें। रोमन ने विभिन्न एंटी-ऑल्टेड हथियारों और अपनी शक्तियों का उपयोग करके कुछ वेयरवुल्फों को उनकी पीठ से हटाने के लिए पर्याप्त प्रयास किया था। ये देखने के बाद कि वह अपने हथियार से वेयरवुल्व्स को अपेक्षाकृत आसानी से कैसे बाहर निकालने में सक्षम था, वे इसमें कूदने में अधिक झिझक रहे थे। वह आगे की ओर दौड़ने के लिए मुड़ा, क्योंकि यदि अन्य दो आगे बढ़ने के लिए कुछ रास्ता साफ नहीं कर पाते तो ये बेकार था, और वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि इनू क्या करने में सक्षम था। वह जल्दी से उन दोनों के पास भागा। ऐसा लगता है कि आप दोनों जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कुशल हैं, और आप मुझसे कुछ बातें छिपा रहे थे, रोमन ने टिप्पणी की। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चलते रहें। तीनों एक साथ लड़ते हुए शॉपिंग मॉल से गुजरते रहे। ये थका देने वाला था, लेकिन उनके पास जो कुछ भी था उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए वे 6ठी मंजिल तक पहुंच गए थे। हम कहाँ जा रहे हैं?
इनू ने पूछा, सिनेमा, इसे सिनेमा में स्क्रीन 4 में छोड़ दिया गया था। इसके साथ हम यहाँ से निकल सकते हैं। रोमन ने गति धीमी कर दी। सिनेमा के बड़े टिकट क्षेत्र में नवीनतम फिल्मों के कार्डबोर्ड कटआउट, पॉपकॉर्न और जलपान खरीद क्षेत्र के साथ एक वेयरवुल्फ था जो आकार में बड़ा था, काले फर के साथ अपने शरीर पर कवच पहने हुए था। आयन फेंग यहाँ है और बगीचे में नहीं, रोमन ने टिप्पणी की। तारांकन 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 तारांकन।